यार मेरे को आईफोन चाहिए लेकिन मेरे पास पैसा ही नहीं है। आईफोन में से सारी डिमांड कर रही है। ओ हेलो, कढ़ी बनाई है पकौड़ी घेर के। मतलब जो ये कर रही है उसको जिद बोलते हैं, डिमांड नहीं। डिमांड का सही मतलब जानना है तो मेरे साथ आओ। हेलो गाइस, मैं आपका भाई दोस्त एजुकेटर ऑफ इकोनॉमिक्स लव कौशिक स्वागत करता हूं आपका कॉमर्स वाला में। और आप देख रहे हो माइक्रो इकोनॉमिक्स से थ्योरी ऑफ डिमांड चैप्टर का वन शॉट। यहां पर डिमांड का मतलब हो क्वांटिटी, डिमांडेड का मतलब हो लॉ ऑफ डिमांड, हो फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड कर्व, हो डिमांड के टाइप हो, डिमांड फंक्शन हो, मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व या शिफ्ट इन डिमांड कर्व, सारे कॉन्सेप्ट क्रैक डाउन करा दूंगा। और आपको यह भी बता दूंगा कि पेपर में क्वेश्चन आएगा तो उसका आंसर कैसे लिखते हैं। लास्ट में क्वेश्चन आंसर भी दे दूंगा, टेंशन लेने वाली बात नहीं है जब भाई साथ में है। तो शुरुआत करेंगे दोस्तों। सबसे पहले बताऊंगा डिमांड आखिर एग्जैक्टली क्या चीज होती है, कैसे आप पेपर के अंदर लिखोगे ताकि आपको पूरे नंबर मिले। तो शुरुआत करते हैं कि किसी भी कॉमोडिटी से, मान लो आईफोन, महज किसी भी कॉमोडिटी की ख्वाहिश करना डिमांड नहीं होता। आप जिद कर रहे हो मेरे को आईफोन चाहिए, आईफोन चाहिए, आईफोन चाहिए, दिस जिद इज नॉट कॉल्ड डिमांड। यह डिमांड तब कही जाएगी जब हमारी औकात होगी। हम बजट की बात भी करेंगे जब हमारी एबिलिटी होगी सामान को खरीदने की। और सिर्फ एबिलिटी से बात नहीं बनती, हमारे पास अगर बजट है, पैसा है किसी सामान को खरीदने का, तो हमारे अंदर यह इच्छा शक्ति भी होनी चाहिए, विलिंगनेस भी होनी चाहिए कि हम खर्च भी कर दें उस पैसे को। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई आईफोन की जिद कर रहा है, दिस इज नॉट कॉल्ड डिमांड। उसके पास आईफोन को खरीदने की एबिलिटी भी होनी चाहिए, मतलब उसके पास बजट यानी पैसा भी होना चाहिए। और सिर्फ एबिलिटी होने से काम नहीं चलता। मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जिनके पास बहुत सारा पैसा है लेकिन सारे कंजूस मक्खी चूस है, खरीदते ही नहीं है आइटम, है ना। तो खरीदने की इच्छा शक्ति मतलब विलिंगनेस भी होनी चाहिए। विलिंगनेस का मतलब जो तुम्हारे पास पैसा है, तुम्हारा मन होना चाहिए कि मैं इस पैसे को खर्च कर सकूं, स्पेंड कर सकूं। तो डिमांड किसी भी कॉमोडिटी की उस क्वांटिटी को बोलेंगे जो कंज्यूमर खरीदना चाहता है यानी एबल है, और उस एबिलिटी को यूज भी करना चाहता है यानी मन भी कर रहा है उसका कि पैसे खर्च कर दूं। जैसे कि मैं आपको समझाता हूं एक बढ़िया एग्जांपल के साथ। अब समोसे का एग्जांपल पकड़ लो। मान लो जी एक लड़का है, उसको समोसे बहुत पसंद है। वो कह रहा है 10 रुपए का समोसा आएगा ना तो मैं 6 समोसे खरीद लूंगा। अगर समोसे का रेट बढ़ गया ना 20 रुपए तो मैं 4 समोसे खरीदूंगा। अगर समोसा 30 रुपए का हो गया ना तो मैं 2 समोसे खरीदूंगा। इस इंसान का बिहेवियर देखो, ये ढंग से बता रहा है कि मेरे में ऐसी फालतू की जिद नहीं है समोसे को खरीदने की। मैं यूं बोल रहा हूं 10 का आएगा तो मेरी औकात है कि मैं 6 समोसे खरीद लूं, यानी मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं 6 समोसे के लिए खर्चा करूं। मेरा मन भी यही कहता है अंदर से। समोसा महंगा हो गया तो जी कच्चा हो जाएगा, मैं 4 समोसे खरीदूंगा। समोसा और महंगा हो गया तो जी और कच्चा हो जाएगा, मैं 2 समोसे खरीदूंगा। तो ये जो अलग अलग पॉसिबिलिटीज आपको दिख रही हैं, ये जो अलग अलग क्वांटिटीज आपको दिख रही हैं, इन सभी को आप डिमांड बोल सकते हो। तो डिमांड की डेफिनेशन में आपको बोलना पड़ेगा, डिमांड किसी भी कमोडिटी की वो सारी क्वांटिटीज होती हैं जिसको एक कंज्यूमर खरीदना चाहता है, उसकी औकात है, वो विलिंग भी है अपने पैसा खर्च करने के लिए, और कमोडिटी की क्वांटिटी अलग अलग प्राइसेस पे होनी चाहिए। अच्छा, हाँ, इसको डिस्टिंग्विश करके दिखाऊंगा, अभी आपको मजा भी आएगा। लो जी, डेफिनेशन लिखी है। डिमांड में बी डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट अ कंज्यूमर इज एबल एंड विलिंग, दोनों बातें लिखी हैं, टू बाय एट डिफरेंट प्राइसेस, अलग अलग प्राइस पर होनी चाहिए, ओवर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। ये टाइम की बात भी हम हमेशा लिखते हैं कि किसी एक ड्यूरेशन में हम डिमांड की कैलकुलेशन करते हैं। अब बच्चा थोड़ा सा इस वर्ड को लेकर कंफ्यूज होगा, एट डिफरेंट प्राइस। मैं इसको अभी क्रैक डाउन कराता हूं दोस्तों। मान लो दोबारा टेबल पे आते हैं और बोलते हैं, वो कह रहा है 10 का समोसा आएगा 6 खरीदूंगा, 20 का आएगा 4 खरीदूंगा, 30 का समोसा आएगा तो 2 खरीदूंगा। उसकी अलग अलग पॉसिबिलिटीज हैं। ये देखो दोस्तों, टेबल को रीड करने का तरीका है। ये सारी क्वांटिटीज को डिमांड बोलते हैं। जितनी भी क्वांटिटीज लिखी हैं इन सबको क्या बोलेंगे? डिमांड। कलेक्टिवली एक साथ अगर बोलना चाहो तो इन सभी क्वांटिटीज को आप डिमांड बोलोगे। लेकिन अगर आप इनमें से किसी एक क्वांटिटी को टारगेट करना चाहो तो उसके सामने एक स्पेशल प्राइस लिखा होगा। मान लो जी आपसे पूछा जा रहा है, बताओ जी 4 समोसे वो कब खरीदेगा, तो आप बताओगे जब रेट 20 रुपए होगा। तो एक स्पेशल प्राइस के सामने एक स्पेशल क्वांटिटी को टारगेट करोगे तो इस क्वांटिटी को बोलेंगे क्वांटिटी डिमांडेड। हां, अच्छा, अगर ये क्वांटिटी डिमांडेड है तो ये दोनों क्या है भाई साहब? कलेक्टिवली बोलोगे तो ये सारी की सारी डिमांड है। लेकिन आप मेरे को बताओ, आप एक पर्टिकुलर प्राइस छाट के पूछना चाहो कि बताओ इस प्राइस पर कितनी डिमांड होगी,
मान लो आप पूछो कि 30 रुपए पर कितनी डिमांड है, तो 2 यूनिट की डिमांड है, तो ये पर्टिकुलर 2 यूनिट को क्वांटिटी डिमांडेड कहा जाएगा। हां, अगर पूछोगे 10 रुपए पर कितनी डिमांड है, तो हम बोलेंगे 6 की डिमांड है, तो इस 6 को क्वांटिटी डिमांडेड कहा जाएगा। यानी अगर मैं आपको बताऊं इंग्लिश में, आपने सीखा होगा एक सिंगुलर, सिंगुलर का मतलब होता है एक, एक सीखा होगा प्लूरल, प्लूरल का मतलब होता है एक से ज्यादा। तो अगर मैं इन सभी क्वांटिटीज को एक साथ पुकारना चाहूं तो मैं डिमांड बोलूंगा, नो इश्यू। अगर मैं इन सभी क्वांटिटीज को एक एक प्राइस को रेफर करके पुकारना चाहूं, एक पर्टिकुलर प्राइस के सामने एक एक क्वांटिटी करके कॉल करना चाहूं, तो इन अलग अलग क्वांटिटी को मैं बोलूंगा क्वांटिटी डिमांडेड। जैसे पूरी भीड़ को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, पब्लिक, और एक बंदे को क्या बोलते हैं, इंडिविजुअल। तो एक एक इंडिविजुअल चीज क्वांटिटी डिमांडेड है, और ये पूरी पब्लिक यानी सारे आइटम डिमांड कहलाते हैं। तो इसलिए हम कभी भी टेबल बनाएंगे तो डिमांड वर्ड यूज नहीं करेंगे, एक स्पेशल क्वांटिटी की लिस्ट के लिए हम ऊपर क्वांटिटी डिमांडेड लिखते हैं। तो हमेशा ये मान के चलना। अब तुम बोलोगे सर डेफिनेशन पेपर में आ गई तो क्या करेंगे? भाई साहब देखो, जो भी डिमांड की डेफिनेशन थी ना, यहां पर हमने डिफरेंट प्राइस लगाया हुआ था, अलग अलग प्राइस पे बात हो रही है, इसको हटा के आप लिख दो एक पर्टिकुलर प्राइस, तो डेफिनेशन बन जाएगी क्वांटिटी डिमांडेड की। यानी ये डेफिनेशन एग्जैक्टली तुम्हारे लिए है, मैंने सिर्फ ये चेंज किया है, पर्टिकुलर प्राइस लिख दिया, बाकी बिल्कुल डिट्टो सेम है। क्वांटिटी डिमांडेड की डेफिनेशन ऐड हो गई। इट मे बी डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट अ कंज्यूमर इज एबल एंड विलिंग टू बाय एट पर्टिकुलर प्राइस ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। ये तो टेक्निकल डिफरेंस हो गया। जब पेपर के अंदर क्वेश्चन आएगा कि भाई बताओ डिमांड और क्वांटिटी डिमांडेड में क्या डिफरेंस है, तो आप लिखोगे। लेकिन असलियत में लेमैन लैंग्वेज में, लेमैन का मतलब वो लोग जिसको खास नॉलेज नहीं होती किसी एक सब्जेक्ट की, जिसकी हम बात कर रहे हैं, लोकल लैंग्वेज में डिमांड और क्वांटिटी डिमांडेड दोनों का मतलब सेम समझा जाता है। आगे जाकर जब मैं बहुत सारे वर्ड यूज करूंगा तो डिमांड और क्वांटिटी डिमांडेड को आप सेम भी समझ लोगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जहां तक कि पेपर की बात है, डिमांड और क्वांटिटी डिमांडेड में अगर डिफरेंस आया तो आप इन शब्दों को ध्यान रखोगे। राइट, आगे चलते हैं दोस्तों। असली जिंदगी के अंदर आपने ये ऑब्जर्व कर लिया होगा कि नॉर्मल इंसानी बिहेवियर यही होता है, जैसे जैसे कोई कमोडिटी महंगी होने लगती है, उसका प्राइस बढ़ने लगता है 10, 20, 30, तो इंसान जो है वो उसकी खरीदने की इच्छा को गिराता रहता है। यानी जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा वैसे वैसे उसको खरीदने के लिए जो डिमांड है वो गिरती जाएगी। महंगे 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 होते आइटम को पब्लिक धीरे 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 कम खरीदना चाहती है। लेकिन जब कोई माल सस्ता हो जाएगा तो लोग उसको ज्यादा खरीदने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सस्ता होना अफोर्डेबल होना होता है। ठीक है, तो ये बहुत बेसिक बिहेवियर है इंसान का। तो ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट निकल के आता है यहां से कि भैया प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड गिरेगी, प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ जाएगी। दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड द लॉ ऑफ डिमांड। हम यहां पर मान के चलते हैं, जब मैं बोलूंगा कि कोई कमोडिटी महंगी हो रही है, उसकी डिमांड कम हो रही है, और मान के मैं चला कि ऐसा नहीं हो रहा कि कंज्यूमर की इनकम भी बदल रही है। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू से, आपको क्लैरिटी के लिए मैंने बोला राज्य अच्छा सा कलर चूज कर लूं आप लोगों के लिए। किसी कमोडिटी का प्राइस बढ़ गया, राइट, तो लोग उसकी डिमांड कम कर रहे हैं। अब एक लड़का यहां पर आके मुझसे कहता है सर प्राइस बढ़ गया, कोई बात नहीं, हो सकता है कि कंज्यूमर की इनकम बढ़ गई हो, वो रिच हो गया हो, तो रिच होने के बाद वो डिमांड गिराएगा नहीं। तो मैं बोलता हूं कि आप अगर ऐसी जितनी मर्जी बातें ले आओ, उन सब बातों को मैं कांस्टेंट मान के चल रहा हूं अभी थोड़ी देर के लिए। ये सारी बातें अभी आपको बताऊंगा अभी कि भैया कंज्यूमर की इनकम के अंदर कोई बदलाव नहीं आ रहा, हम ये मानकर चलते हैं, तब जाकर ये बात ट्रू साबित होती है कि प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड गिरेगी। राइट, हां, तो लॉ ऑफ डिमांड की स्टेटमेंट लिखी हुई है आपके लिए बहुत देसी की। दिस लॉ स्टेट्स दैट इफ अदर फैक्टर्स आर हेल्ड कांस्टेंट, अदर फैक्टर्स आर हेल्ड कांस्टेंट का मतलब ऐसी बहुत सारी बातें जो तुम सोच सकते हो कि ऐसा हो गया तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो गया तो ऐसा हो जाएगा, प्राइस और डिमांड के रिलेशन को जो डिस्टर्ब करती हो, उन सभी बातों को कांस्टेंट मान लेंगे भाई, और फिर बोलेंगे देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। तो लॉ ऑफ डिमांड की ये स्टेटमेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि प्राइस अगर बढ़ जाएगा तो डिमांड कम हो जाएगी, प्राइस अगर कम हो जाएगा तो डिमांड बढ़ जाएगी। ये दोनों में देखो उल्टा रिलेशन दिखाई दे रहा है, एक बढ़ रहा है तो दूसरा कम हो रहा है, एक कम हो रहा है तो दूसरा बढ़ रहा है। जब दो चीजों में अपोजिट रिलेशन हो, एक बढ़े दूसरा कम हो, तो इस रिलेशन को हम इनवर्स रिलेशन बोल देते हैं।
आपका मन कर रहा है तो आप इसको इनडायरेक्ट रिलेशन बोल देना, आपका और मन कर रहा है कि भाई मेरे को वर्ड चेंज करने हैं तो इसको अपोजिट रिलेशन भी बोल सकते हो, और मन कर रहा है तो इसको राज्य नेगेटिव रिलेशन भी बोल सकते हो। अलग अलग किताब में अलग अलग स्कूल के अंदर टीचर अलग अलग वर्ड यूज करते हैं, कोई फर्क पड़ता नहीं है इस बात से। लॉ ऑफ डिमांड को समझाने के लिए अगर कोई टेबल बनानी आए कि भैया टेबल से समझाओ, तो एक तरफ लिखेंगे प्राइस, एक तरफ लिखेंगे क्वांटिटी डिमांडेड। मैं बहुत छोटी सी टेबल बना के आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने बोला जी मान लो किसी का प्राइस 10 से 20 हो गया, प्राइस बढ़ गया, उसकी डिमांड 100 से 50 हो गई, प्राइस बढ़ने से डिमांड गिर गई, तो बस प्राइस बढ़ने से डिमांड गिर गई दिखाई दे रहा है इस टेबल में, तो ये टेबल लॉ ऑफ डिमांड की टेबल हो गई। इसका आप चाहो तो डायग्राम भी बना सकते हो कितनी आसानी से भाई। एक तरफ बनाना ऐसे वाई एक्सिस पे लिखना प्राइस, एक्स एक्सिस पे लिखना क्वांटिटी डिमांडेड, बहुत क्लैरिटी के साथ, राइट। आप प्राइस की वैल्यू 10 से 20 है तो एक तरफ मैंने 10 लिखा, एक तरफ 20 लिखा। क्वांटिटी की वैल्यू 100 से 50, दो वैल्यूज हैं तो 0 फिर 50 फिर 100। मैं क्या करूंगा आप देखना जरा ध्यान से, 10 के सामने 100 है तो 10 प्राइस है तो इसके सामने 100 क्वांटिटी है, तो एक पॉइंट आएगा, राइट, ये वाला पॉइंट आ गया, ओके हाँ जी। फिर 20 के सामने 50 है, प्राइस अगर 20 है तो 50 क्वांटिटी है, तो एक ये वाला पॉइंट आ गया, राइट। थोड़ा सा और क्लैरिटी से बना लेते हैं, ठीक है। अब मैं इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दूंगा, ये लो जी ज्वाइन कर दिया। लाइन थोड़ी सी और एक्सटेंड कर दो अगर चाहो तो। इस सफेद लाइन को बोलेंगे डिमांड कर्व, ये नीचे की तरफ गिर रहा है तो ये डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। डिमांड कर्व ये दिखाता है कि प्राइस और डिमांड में नेगेटिव रिलेशन है। फॉर एग्जांपल अगर प्राइस बढ़ रहा है 10 से 20 तो देखिए 10 रुपए पर क्वांटिटी थी 100, 20 पर 50 हो गई, तो प्राइस के बढ़ने से डिमांड कम हो जाती है। डिमांड कर्व ने दिखा दिया, ये लॉ ऑफ डिमांड का डायग्राम है। लेकिन अगर आपसे कोई पेपर में पूछेगा कि भैया लॉ ऑफ डिमांड का डायग्राम बनाओ, तो जरूरी नहीं है ये आप पहले टेबल बनाओगे फिर डायग्राम बनाओगे, इन नंबर्स को यूज करोगे। आप सीधा सीधा मस्त डायग्राम बना सकते हो, सीधा सीधा ऐसे बना सकते हो, राइट। ये डायग्राम बना दिया भाई आपने। मान लो ये डिमांड कर्व है, इसका नाम दिया डी और डी। वाई एक्सिस पे आपने प्राइस लिखा, एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांडेड लिखा। आपने क्लियर कट करके बता दिए यहां पर कि देखो जी ये है प्राइस पी, इस प्राइस पर डिमांड है Q1, P1 प्राइस पर, राइट। और ये है प्राइस मान लो कोई दूसरा P0, यहां पर डिमांड है Q0, या सिंबल अपने हिसाब से चेंज कर लो, इसको P1 मान लो, इसको P2 मान लो, इसको Q1 मान लो, इसको Q2 मान लो, जैसे मर्जी। अब बोला गया है कि जब ये प्राइस P1 से P2 की तरफ गिर जाता है तो डिमांड Q1 से Q2 की तरफ बढ़ जाती है। ये डिमांड कर्व ने दिखा दिया, बस हो गया। अब डिमांड कर्व को आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में अगर आपने कोई डायग्राम बनाया है और उस डायग्राम को एक्सप्लेन नहीं किया तो टीचर नाराज हो जाता है, आपको नंबर देता नहीं है। तो आपको कितनी आसानी से एक्सप्लेन करना है, आप हमेशा बताओगे भैया कि एक्स एक्सिस पे आपने क्वांटिटी डिमांडेड दिखाई है, वाई एक्सिस पे आपने प्राइस दिखाया है और डिमांड कर्व का नाम रखा है डीडी। ये बातें बताने के बाद आप बिहेवियर बताओगे। जैसे ही प्राइस P1 से P2 हुआ, डिमांड Q1 से Q2 हो गई। तो लिखा है इन द अबव डायग्राम एक्स एक्सिस शोज क्वांटिटी डिमांडेड, वाई एक्सिस शोज प्राइस, DD is demand curve, DD is demand curve. It is clear when price falls from OP1 to OP2, जब प्राइस OP1 से OP2 फॉल होता है, OP1 OP2 गिर गया, then demand rise from OQ1 to OQ2, OQ1 से OQ2 तक डिमांड बढ़ गई है। रेस्पेक्टिवली भी लिख देते तो अच्छा रहता, ठीक है। ये लॉ ऑफ डिमांड का डायग्राम हो गया। अब लॉ ऑफ डिमांड की स्टेटमेंट दोबारा से पढ़ते हैं। लिखा है यहां पर This law states that if other factors are held constant, सिर्फ इस लाइन को पकड़ो, if other factors are held constant, इसको ग्रीस भाषा में एक फ्रेज से डिनोट किया जाता है, सेटेरिस पेरिबस। यूरोप की भाषा है सेटेरिस पेरिबस। इस मतलब सेटेरिस पेरिबस लिखो या तुम ये पूरी लाइन लिखो, एक ही बात है। इसको इफ अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, इफ अदर फैक्टर्स आर बीइंग इक्वल, ऐसे पता नहीं कितनी भाषाओं के अंदर अलग अलग किताब में लिखा होता है। आप इतना लिख लो, आपका काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा भैया सीधा स्टार्टिंग में लॉ ऑफ डिमांड अटैक कर दिया, हाँ जी कर दिया। पेपर के अंदर क्वेश्चन ये भी आ सकता है, सेटेरिस पेरिबस का मतलब क्या होता है? भैया इसका मतलब होता है अदर थिंग्स बीइंग इक्वल या फिर कांस्टेंट। दूसरी बातों को साइलेंट रखो। जब मैं एक चीज के बारे में बात कर रहा हूं
चाहे कोई भी हो पूरी जिंदगी में, एक चीज के बारे में बात कर रहा हूं तो एक ही चीज के बारे में बात कर रहा हूं, बाकी सारी बातों को साइलेंट रखवाना चाहता हूं तो मैं बोल सकता हूं सेटेरिस पेरिबस। लॉ ऑफ डिमांड में ऐसा किया जाता है, जब मैं प्राइस के बारे में बात कर रहा हूं तो प्राइस के ही बारे में बात कर रहा हूं, आपकी इनकम के बारे में, आपको क्या टेस्टी लगता है क्या नहीं लगता, इन चीजों के बारे में बात नहीं कर रहा। तो कुल मिला के अगर आपसे कोई पूछ ले कि भैया लॉ ऑफ डिमांड की अजम्पशंस क्या है, आपने यहां पर क्या अज्यूम किया है, तो हमने एक ही बात अज्यूम की है कि सिर्फ प्राइस के बारे में बात करेंगे, बाकी सब चीजों को कांस्टेंट मानेंगे। वो चीजें कौन सी है भाई, वो चीजें ये हो सकती हैं जिन्हें बोलते हैं अजम्पशंस, कि कंज्यूमर के टेस्ट कांस्टेंट रहेंगे, कंज्यूमर की इनकम के बारे में हम बात नहीं कर रहे, ये भी कांस्टेंट है, देश की जनता यानी पॉपुलेशन भी कांस्टेंट है, कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशन भी कांस्टेंट है, प्राइस ऑफ अदर रिलेटेड गुड्स भी कांस्टेंट है। अब इन सब का मतलब आपको धीरे धीरे समझ में आएगा, जब मैं धीरे धीरे इस चैप्टर को आगे प्रोसीड करूंगा तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा, राइट। यार वन शॉट जो होता है ना बच्चा, यहां पर पर्टिकुलरली बहुत डेडिकेशन के साथ कॉन्सेप्ट को रिवाइज करने के लिए आता है, तो यहां पर मैं ये फर्ज समझता हूं अपना कि आपको सीधा कॉन्सेप्ट टू द पॉइंट में बातें क्लियर करता रहूं, समझाता रहूं, यानी बीच में इधर उधर ना ले जाऊं, फंसाऊं ना, हंसी मजाक बाद में होती रहेगी, वो बैच के अंदर होती रहती है, लेकिन यहां पर टू द पॉइंट हम कॉन्सेप्ट को क्रैक कर रहे हैं। चलो जी, अब देखो दोस्तों, किसी भी टॉपिक को आगे पढ़ाने से पहले आपको कुछ बेसिक्स पढ़ने होंगे। मैं अभी लॉ ऑफ डिमांड को आगे और भी कराऊंगा, लॉ ऑफ डिमांड के पीछे कुछ रीजंस होते हैं, कुछ इसके एक्सेप्शंस होते हैं, वो धीरे धीरे करके कराऊंगा, लेकिन एक बेसिक चीज है जो आपको कराना चाहता हूं, इसके बिना ये चैप्टर अधूरा है। अगर किसी बच्चे को इस चैप्टर के अंदर इन सभी गुड्स के बारे में नहीं पता, सब्स्टिट्यूशन गुड, कॉम्प्लीमेंट्री गुड, नॉर्मल गुड, इंफीरियर गुड, गिवन गुड, तो वो चैप्टर को समझ ही नहीं पाएगा। असली टेक्निकल क्वेश्चन पेपर के अंदर इन सब से निकल के आता है, तो एक बार इन सब का मतलब बहुत अच्छे से जान लेते हैं ताकि क्रैकडाउन हो जाए हमारे और भी कॉन्सेप्ट। सबसे पहले आएंगे सब्स्टिट्यूशन गुड। सब्स्टिट्यूशन गुड को सब्स्टिट्यूट गुड भी बोलते हैं, इसको भाई कॉम्पिटिंग गुड्स भी बोलते हैं, कंपटीशन करती हैं आपस में गुड्स। समझते हैं, दो गुड्स जो एक दूसरे की जगह पर आसानी से इस्तेमाल हो सके, दो गुड्स जो एक दूसरे को रिप्लेस कर सके, दो गुड्स जो लगभग एक जैसी हो, ऐसी गुड्स को हम बोलेंगे सब्स्टिट्यूशन गुड या सब्स्टिट्यूट गुड। जैसे कि दोस्तों पेप्सी और कोक, ये दोनों, पेप्सी नहीं मिली तो कोक, कोक नहीं मिली तो पेप्सी यूज हो जाती है, ये दोनों एक दूसरे को रिप्लेस कर सकती है ना। चाय और कॉफी भी बेस्ट एग्जांपल है, चाय नहीं मिली तो कॉफी, कॉफी नहीं मिली तो चाय। माजा और स्लाइस, स्लाइस नहीं मिली माजा, माजा नहीं मिली स्लाइस, या फिर इसकी जगह फ्रूटी। थम्स अप नहीं मिली कोका कोला, कोका कोला नहीं मिली पेप्सी, है ना। स्प्राइट नहीं मिली सेवन अप। ये जितने भी कोल्ड ड्रिंक्स है ये सब आपस में एक दूसरे की सब्स्टिट्यूट्स होती हैं, एक नहीं मिली तो दूसरी से काम चल जाए, ये वाली फील आपके अंदर सब्स्टिट्यूट गुड को देखकर आती है। तो लगभग जो सेम सेम सी चीजें होती हैं उन चीजों को बोलते हैं हम सब्स्टिट्यूट गुड। प्यार से इसकी अगर डेफिनेशन देनी हो तो हम दे सकते हैं, पेपर के अंदर पूछी भी जाती है। सब्स्टिट्यूट गुड्स आर दोज गुड्स विच कैन बी इजीली यूज्ड इन प्लेस ऑफ ईच अदर, जो एक दूसरे की जगह पर आसानी से यूज हो जाए, वो सब्स्टिट्यूट गुड है। जैसे कि चाय और कॉफी, एग्जांपल पेपर में लिखना चाहिए आपको जब भी क्वेश्चन आए। पेप्सी और कोका कोला, आप इसका नाम चेंज भी कर सकते हो, थम्स अप और पेप्सी भी कर सकते हो, आपकी जो मर्जी है वो कर लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, राइट। अब देखो भाई, मैं मानता हूं, मैंने यहां पर लिखा प्राइस ऑफ पेप्सी और प्राइस ऑफ कोका कोला। प्राइस ऑफ पेप्सी भी 10 रुपए का है, प्राइस ऑफ कोका कोला भी 10 रुपए का है, ये मान लेता हूं दोनों का प्राइस बराबर है। लेकिन एकदम से प्राइस ऑफ पेप्सी इंक्रीज हो गया, तो क्या इसका फर्क पड़ेगा कोका कोला की डिमांड पे? पेप्सी महंगी हो जाती है ना, तो लोग सोचते हैं यार पेप्सी छोड़, इसके जैसी ही तो है कोका कोला, वो पी ले। तो पेप्सी महंगी होने पर लोग डिमांड बढ़ा देते हैं, डिमांड फॉर कोका कोला। समझे राजे? मैं यूं कहता हूं कि अगर दो गुड्स सब्स्टिट्यूट हैं, मान लो एक का नाम एक्स है दूसरी का नाम वाई है, और इसमें से अगर वाई का प्राइस बढ़ जाता है तो लोग सोचेंगे ये महंगी हो गई, इसको छोड़कर तू डिमांड बढ़ा दे एक्स की, क्योंकि वाई की जगह पर एक्स को इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर वाई सस्ती हो जाती है, मान लो पेप्सी सस्ती हो जाती है, पेप्सी और कोक दोनों 10 रुपए की है, अब पेप्सी 8 रुपए की हो जाती है, तो कोका कोला पीने वाले भी क्या कहेंगे, अरे यार कोका कोला छोड़ पेप्सी की तरफ जा, वो भी तो सेम सेम है, सस्ती हो गई जा। तो अगर एक का प्राइस यहां पर कम हो जाता है तो कोका कोला पीने वाले लोग
डिमांड गिरा देंगे कोका कोला की और भाग भाग कर पेप्सी की तरफ भागेंगे, कहेंगे पेप्सी चाहिए। तो भाई साहब यहां पर देखा जाता है सब्स्टिट्यूट गुड के केस के अंदर एक का प्राइस अगर बढ़ता है तो दूसरे की डिमांड बढ़ जाती है। ऑब्वियसली जिसका प्राइस बढ़ेगा इसकी तो डिमांड कम होगी, वो तो लॉ ऑफ डिमांड बोलता है। लेकिन मैं आपको यह समझाना चाहता हूं एक का प्राइस में बदलाव आ रहा है, उसकी वजह से दूसरी गुड के डिमांड में बदलाव आ रहा है। एक महंगी हुई, इसकी तो डिमांड गिरना कंफर्म है, ये लॉ ऑफ डिमांड है। लेकिन इसका महंगा होने से लोग इसकी डिमांड गिरा के दूसरे की डिमांड को बढ़ा देते हैं। तो सब्स्टिट्यूट गुड में एक का प्राइस बढ़ता है तो दूसरे की डिमांड बढ़ जाती है, राइट। ये पॉजिटिव रिलेशन है। देखो दोनों चीजें एक साथ जा रही हैं, एक बढ़ रहा है तो दूसरे की डिमांड बढ़ रही है, एक का प्राइस कम हो रहा है दूसरे की डिमांड गिर रही है, राइट। तो यहां पर एक लाइन लिखेंगे, इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड देयर इज डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ गुड 1 एंड डिमांड फॉर गुड 2। दो गुड है, गुड एक्स गुड वाई लिख लो, आप पेप्सी कोका कोला का नाम लेके लिख लो, गुड 1 गुड 2 लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। एक का प्राइस बढ़ेगा दूसरे की डिमांड बढ़ जाएगी, पॉजिटिव रिलेशन है। एक कॉन्सेप्ट क्रैक हो गया, आगे चलते हैं। मैंने बोला 5 टाइप्स ऑफ गुड्स कराऊंगा। अगला है राज्य कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, वैसे तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब इंग्लिश में तारीफ होता है, नहीं यार उसने मेरे को कॉम्प्लीमेंट दे दिया, इकोनॉमिक्स में नहीं है इसका मतलब तारीफ, राइट। और जब किसी रेस्टोरेंट में होटल में जाते हैं तो उनसे पूछते हैं कॉम्प्लीमेंट्री क्या मिलेगा, तो कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब कभी कभी फ्री होता है। लेकिन इकोनॉमिक्स में कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो गुड्स होती हैं जो इस्तेमाल हो तो एक साथ, अलग अलग किसी काम की नहीं। हां, इस्तेमाल हो तो एक साथ, अलग अलग किसी काम की नहीं। तो दो चीजें जब एक साथ यूज हो तो उन दोनों चीजों को मिलाकर बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, यानी दोनों मिलकर किसी एक काम को पूरा करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी कार विदाउट फ्यूल नहीं चल सकती। कार को चलाने के लिए पेट्रोल, डीजल, सीएनजी या वो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए ही होगी, तब चलेगी। तो कार और उसका फ्यूल मिलाकर बनते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अलग अलग ये किसी काम के नहीं है। कार अकेली खड़ी रहेगी, किसी काम की नहीं। पेट्रोल अकेला बचा रहेगा, घर जला देगा, किसी काम का नहीं। दोनों मिलेंगे तो काम के बनेंगे। मोबाइल फोन में बैटरी ना हो तो मोबाइल फोन भी किसी काम का नहीं। सिम कार्ड ना हो तो चल जाएगा, वाईफाई से कनेक्शन करके इंटरनेट चला लेंगे, यूट्यूब पे लव सर की क्लास देख लेंगे। बैटरी ना हो तो काम नहीं चलेगा। तो मोबाइल फोन और उसकी बैटरी मिलकर किसी काम की बनते हैं, तो इनको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, राइट। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स पे आते हैं राज्य। लो जी, लिखा है आप लोगों के लिए बहुत प्यारी भाषा में, दीज गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज्ड टुगेदर। टुगेदर मतलब ज्वाइंटली। इन गुड्स को एक साथ ही यूज किया जाता है। मान लो कार और उसका फ्यूल, ट्रेडिशनली बोला जाता है पेट्रोल पेट्रोल पेट्रोल, तो पेट्रोल एग्जांपल लिख दिया, तुम भी लिख दोगे पेपर में, गलती नहीं होगा। मोबाइल फोन और उसकी बैटरी एग्जांपल है। इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड बोलते हैं, मान लो जी दो कॉमोडिटी सब्स्टिट्यूट गुड है, एक का नाम है एक्स, एक का नाम है वाई। आप ये मान के चलो एक पेट्रोल है एक कार है। मान लो जी पेट्रोल सस्ता हो गया, तो सस्ता हो गया पेट्रोल, तो लोग पेट्रोल से चलने वाली कार की डिमांड ज्यादा कर देंगे। पेट्रोल सस्ता होने पर लोग उससे चलने वाली कार को ज्यादा खरीद सकते हैं। हां, अगर पेट्रोल महंगा हो गया तो लोग पेट्रोल वाली कार की डिमांड गिरा देंगे, कहेंगे यार पेट्रोल की कार खरीदने का फायदा क्या, पेट्रोल तो बहुत महंगा है, राइट। ऐसा कर देंगे। तो आपको यहां पर उल्टा रिलेशन दिखाई दे रहा होगा, एक का प्राइस गिर रहा है, दूसरे की डिमांड बढ़ रही है। दिस रिलेशन इज कॉल्ड इनडायरेक्ट रिलेशन। अपोजिट भी पॉसिबल है, ऐसे भी कर लो। मान लो जी कार सस्ती हो गई, कार का प्राइस गिर गया, प्राइस ऑफ कार, एक्स को कार मान लो है, तो लोग कहेंगे कार सस्ती हो गई तो कार खरीद लो। कार खरीद लेंगे, तो कार खरीदेंगे तो पेट्रोल भी डलवाना पड़ेगा, पेट्रोल की डिमांड बढ़ जाएगी। हां, और अगर कार महंगी हो गई राज्य, तो कार लोग कम खरीदेंगे, कार कम खरीदेंगे तो पेट्रोल की डिमांड भी कम हो जाएगी। डी का मतलब डिमांड, वाई कॉमोडिटी का नाम है। तो इन केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड देयर इज नेगेटिव या इनडायरेक्ट रिलेशन बिटवीन प्राइस ऑफ गुड 1 एंड डिमांड फॉर गुड 2। इस तरीके से मैंने रिलेशन इस्टेब्लिश करके बताया है और एग्जांपल भी यहां पर लिखे हुए हैं बढ़िया तरीके से, ठीक है। ये रही कुछ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जो एक साथ यूज होती हैं, आपको दिखेगा। तो भाई साहब ब्रेड जैम, ब्रेड के साथ जैम को यूज करते हैं, कार के साथ पेट्रोल को यूज करते हैं, और ये टेनिस बॉल, राइट, हाँ, और ये नाचोस के साथ उसकी एक चटनी आती है उसको यूज करते हैं। पेन के साथ रिफिल को यूज करते हैं, पेन के अंदर रिफिल होगा तभी तो पेन किसी काम का होगा,
तो पेन और रिफिल कॉम्प्लीमेंट्री गुड है। रिफिल के अंदर इंक होनी चाहिए, तो रिफिल और इंक कॉम्प्लीमेंट्री गुड है। प्रिंटर तब काम का बनता है, प्रिंट आउट जिससे निकलवाते हैं, जब प्रिंटर के अंदर इंक होगी। प्रिंटर के इंक को बोलते हैं कार्ट्रिज। तो प्रिंटर और कार्ट्रिज मिलाकर कॉम्प्लीमेंट्री गुड बनते हैं। कितने सारे एग्जांपल है, मतलब जो सेम सेम कोम्बो जैसे हैं वो बनते हैं। अब पेपर के अंदर राज्य क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, बिकॉज दिस इज अ डिटेल्ड लेक्चर, तो हम यहां पर कुछ क्वेश्चंस भी बीच बीच में करने वाले हैं। बोलता है इफ द प्राइस ऑफ ऑरेंज जूस इंक्रीज, ऑरेंज संतरे का जूस का प्राइस, मान लो संतरा कोई कॉमोडिटी है वाई, इसका प्राइस बढ़ गया, द डिमांड फॉर एप्पल जूस विल बी व्हाट, इसकी वजह से डिमांड फॉर एप्पल, एप्पल मतलब एक्स मान लो, एप्पल को, तुम्हारी तो होगी नहीं एक्स, एप्पल को मान लेता हूं एक्स। अबे ऑरेंज जूस और एप्पल जूस दोनों फ्रूट जूस हैं, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं, तो ये आपस में सब्स्टिट्यूट गुड है। ऑरेंज जूस नहीं मिला तो एप्पल जूस से काम चला लेंगे। अगर ऑरेंज जूस महंगा हो गया तो लोग सोचेंगे यार इसको छोड़, इसके जैसा एक और जूस है एप्पल का, उसकी डिमांड बढ़ा दे, तो ऑरेंज जूस बढ़ने से एप्पल जूस की डिमांड बढ़ जाएगी, क्योंकि ये सब्स्टिट्यूट गुड है। तो यहां लिखेंगे डिमांड फॉर एप्पल जूस विल इंक्रीज बिकॉज दे आर सब्स्टिट्यूट्स। ऐसे करके लिख दोगे, नंबर मिल जाएगा। क्या कॉम्प्लीमेंट्री से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकता है? जी हां, आ सकता है। लिखा है जी when two or more goods are demanded simultaneously, simultaneously का मतलब होता है एक साथ। जब दो चीजों को एक साथ खरीदा जाता है, एक साथ यूज किया जाता है, कार पेट्रोल हो गया, प्रिंटर और उसकी इंक हो गया, चाय और चीनी, हाँ टी और शुगर को भी एक साथ यूज करते हैं, तो इन चीजों को बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की इकट्ठी डिमांड होती है, इकट्ठी मतलब जॉइंट डिमांड। तो जॉइंट डिमांड याद रखना दोस्तों, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में होती है। अभी मैंने जो आपको गुड पढ़ाई है ना, चाहे वो कॉम्प्लीमेंट्री गुड हो या सब्स्टिट्यूट गुड हो, यहां पर दो गुड्स के पेयर के बारे में बात की है। यहां पर अगर एक का प्राइस बदलता है तो वो दूसरे की डिमांड भी बदल देता है। लेकिन दोस्तों इस पेन का प्राइस इंक्रीज हो जाएगा तो एरोप्लेन की डिमांड पे क्या फर्क पड़ेगा? अगर ये टी शर्ट सस्ती हो गई तो एरोप्लेन की डिमांड पे क्या फर्क पड़ेगा? क्या पूछ रहे हो लव सर? हाँ, ये बकवास बातें हैं। कुछ चीजें ऐसी होती है जिसमें एक चीज का प्राइस किसी दूसरी चीज यानी एरोप्लेन की डिमांड पे कोई प्रभाव नहीं डालता। तो जब दो चीजों में कोई रिलेशन ना हो प्राइस डिमांड का, यानी एक का प्राइस बदलने से दूसरी चीज की डिमांड पे कोई फर्क ना पड़े, तो ऐसी चीजों को बोलते हैं अनरिलेटेड गुड्स। और जो मैंने अभी आपको पढ़ाई है ना सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री, इनको बोलते हैं रिलेटेड गुड्स। यहां पर एक का प्राइस बढ़ता है तो सब्स्टिट्यूट हुई तो दूसरे की डिमांड बढ़ जाएगी, कॉम्प्लीमेंट्री हुई तो दूसरे की डिमांड गिर जाएगी, ऐसा होता है। तो कॉन्सेप्ट कुल मिला के आपके सामने यह पेश करना चाहता हूं कि मैंने टाइप्स ऑफ रिलेटेड गुड्स आपको पढ़ाई है। रिलेटेड गुड दो तरीके की होती है, सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड में पॉजिटिव रिलेशन होता है, एक का प्राइस बढ़ेगा दूसरे की डिमांड बढ़ जाएगी, एंड वाइसा वर्सा। वाइसा वर्सा मतलब इसका उल्टा भी पॉसिबल है। कॉम्प्लीमेंट्स या कॉम्प्लीमेंट्री गुड में नेगेटिव रिलेशन होता है, यहां पर एक का प्राइस बढ़ता है तो दूसरे की डिमांड गिर जाती है। कातिया, इस बात को ध्यान रखना, आपके काम आएगी। मैंने अभी आपको बहुत सारी बातें बतानी है, ठीक है जी। अब देखो जरा, मैं आपको बेसिक बताना चाहता था, दो चीजें मैंने कवर अप करा दी। अब मैं आपको तीसरी चीज बताऊंगा, नॉर्मल गुड्स और इंफीरियर गुड्स। इन दोनों को एक साथ लेके चलते हैं और बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्रैक करते हैं। आप अपनी इनकम को अज्यूम करो, अब इनकम के हिसाब से गेम खेलेंगे। अब मेरे को बताओ दोस्तों, जब किसी इंसान की इनकम इंक्रीज होती है, जब किसी इंसान की इनकम बढ़ जाती है, तो क्या वो किसी सामान को कम खरीदता है? तुम सोचोगे यार अमीर बंदा सामान ज्यादा खरीदेगा, राइट, अमीर बंदा सामान ज्यादा खरीदेगा। लेकिन दोस्त, इनकम बढ़ने से इंसान रिच हो जाता है तो कुछ घटिया चीजें ऐसी होती है जिसको वो कम खरीदता है। हां, इनकम बढ़ने से इंसान घटिया चीजों की डिमांड गिरा देता है, क्योंकि कहता है अमीर हो गया अब मैं, है ना। तो घटिया आइटम्स या घटिया चीज को वो कम खरीदेगा, कहेगा अमीर हो गया, मैं चीजें बढ़िया खरीदूंगा। तो अमीर होने पर इंसान किसी चीज की डिमांड को इंक्रीज कर देता है, किसी चीज की डिमांड को डिक्रीज कर देता है। जिस चीज की डिमांड को डिक्रीज करता है उसे बोलते हैं इंफीरियर गुड। इंफीरियर का मतलब ही होता है घटिया, और जिस चीज की डिमांड को इंक्रीज करता है उसे बोलते हैं नॉर्मल गुड। नॉर्मल गुड बोलो या सुपीरियर गुड बोलो, एक ही बात है।
गुड का मतलब होता है सामान, कॉमोडिटी, प्रोडक्ट, राइट। तो मैं आपको समझाता हूं, इनकम बढ़ने से अगर तुम किसी चीज को ज्यादा खरीदने की कोशिश कर रहे हो तो वो चीज नॉर्मल गुड है। कोई भी चीज हो सकती है, कपड़े भी हो सकते हैं, घड़ी भी हो सकती है, फोन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन इनकम बढ़ने से अगर तुम किसी की डिमांड को गिरा रहे हो तो वो इंफीरियर गुड है। जैसे कि कोई बंदा अमीर हो जाता है, अमीर होने पर फिर वो दाल नहीं खाता, कहता है मैं तो पनीर खाऊंगा डेली, है, मैं तो वो आइटम खाऊंगा जो मुझे पसंद है, चाप खाऊंगा। तो पनीर और चाप उसके लिए नॉर्मल है, राइट। तो दोस्त बहुत आसान डेफिनेशन है नॉर्मल गुड और इंफीरियर गुड की। आप देखोगे नॉर्मल गुड्स के बारे में ले जा रहा हूं। नॉर्मल गुड्स आर दोज गुड्स हुज इनकम इफेक्ट इज पॉजिटिव। इनकम इफेक्ट पॉजिटिव होने का मतलब, जैसे कि मैं बोलूं इनकम को वाई बोल देता हूं, बुरा मत मानना कोई, ठीक है। इनकम अगर बढ़ रही है तो डिमांड इसकी बढ़ जाए, इनकम अगर कम हो रही है तो डिमांड इसकी कम हो जाए, तो ये पॉजिटिव रिलेशन है इनकम के साथ। इसे बोल दिया इनकम इफेक्ट इज पॉजिटिव, मतलब रिलेशनशिप विद इनकम इज पॉजिटिव, राइट। लेकिन ये नॉर्मल गुड है, इसका प्राइस इफेक्ट नेगेटिव होता है। प्राइस इफेक्ट नेगेटिव का मतलब ये होता है प्राइस बढ़ने से डिमांड कम होती है, ये तो नॉर्मली होता ही है। तो नॉर्मल गुड की कभी भी डेफिनेशन लिखनी हो तो आप ऐसे सजा के लिख देना कि भैया ये वो चीजें हैं, इनकम बढ़ेगी डिमांड बढ़ जाएगी, इनकम गिरेगी डिमांड कम हो जाएगी। एग्जांपल है व्हीट और राइस। मतलब एक्चुअली ऐसी कोई चीज नहीं है जिसके माथे पे लिखा हो कि वो नॉर्मल है या इंफीरियर है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर इनकम के बढ़ने पर आप किसी चीज को ज्यादा खरीदते हो तब वो नॉर्मल हो जाती है, अगर इनकम के बढ़ने पर आप किसी को कम खरीदोगे तो वो इंफीरियर हो जाएगी। ये एक ऐसे ही जनरल एग्जांपल लिखा हुआ है, हम कभी क्लैरिटी के साथ बोल ही नहीं सकते कि ये टी शर्ट नॉर्मल है या इंफीरियर है, ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन पे। इनकम बढ़ने पे मैं इसको ज्यादा खरीदूंगा तो मेरे लिए नॉर्मल है, इनकम आपकी बढ़ जाएगी, आप इसकी क्वांटिटी कम कर दोगे तो आपके लिए इंफीरियर गुड है। तो हर इंसान पे डिपेंड करता है, उसकी इनकम लेवल पे, उसकी चॉइस पे, उसकी प्रेफरेंस पे डिपेंड करता है कि वो किसको नॉर्मल समझेगा, किसको इंफीरियर समझेगा। बस आपको ये क्लैरिटी से पता होना चाहिए भाई साहब कि इंफीरियर गुड का मतलब होता है घटिया चीजें। घटिया चीजों को आप लो क्वालिटी आइटम्स बोल सकते हो। इंफीरियर गुड्स आर दोज गुड्स हुज इनकम इफेक्ट इज नेगेटिव। इंफीरियर गुड्स वो होती है जो इनकम के बढ़ने पर लोग इसकी डिमांड को कम करते हैं, नेगेटिव रिलेशन है। अगर कोई बंदा गरीब हो जाए तो वो घटिया चीजें ज्यादा खाएगा, गरीब आदमी वापस अपनी लेवल पे आ जाता है। इनकम कम हो रही है तो वो घटिया चीजों की डिमांड कर देगा क्योंकि वो अफोर्ड ही घटिया चीजों को कर पाएगा। ये लो प्राइस सस्ती चीजें होती है। आप बोलोगे सर प्राइस के साथ भी रिलेशन है क्या? देखो मेरे भाई, किसी चीज का प्राइस बढ़ता है तो लोग उसकी डिमांड को कम करते हैं। अब घटिया चीज का प्राइस बढ़ेगा तो लोग उसकी डिमांड को कम करेंगे या ज्यादा करेंगे, कोई कुछ नहीं कह सकता। घटिया चीज का प्राइस बढ़े या कम हो हमें कुछ नहीं पता। घटिया चीज का प्राइस बढ़ने और कम होने से डिमांड पे क्या फर्क पड़ेगा, कोई नहीं कह सकता। सब अपनी औकात के हिसाब से घटिया चीज को खरीदते हैं। कोई इंसान अमीर हो रहा होगा तो वो घटिया चीज को ज्यादा खरीदेगा, कोई इंसान गरीब हो रहा होगा तो वो घटिया चीज को, कोई इंसान अमीर हो रहा होगा तो वो घटिया चीज को नहीं खरीदेगा। हां, गरीब आदमी घटिया चीज को ज्यादा खरीदेगा, ये ध्यान रखना। तो इनकम के हिसाब से डेफिनेशन तैयार होती है इंफीरियर गुड की। इसका एग्जांपल लिखा हुआ है कोर्स ग्रेन्स। कोर्स ग्रेन मतलब मोटा अनाज, जैसे कि बाजरा, जवार, मक्का, जौ, ये सब चीजें। ये सही एग्जांपल नहीं है। पेपर के अंदर मान लो डिफरेंस आ गया, नॉर्मल गुड और इंफीरियर गुड में डिफरेंस लिखो, तो आप बताओगे नॉर्मल गुड्स वो होती है जिसका इनकम के साथ पॉजिटिव रिलेशन होता है, इंफीरियर वो होती है जिसका इनकम के साथ नेगेटिव यानी इनडायरेक्ट रिलेशन होता है। दूसरा लिख देना, नॉर्मल गुड्स में प्राइस के साथ नेगेटिव रिलेशन होता है, इंफीरियर गुड्स में हम कह नहीं सकते कि प्राइस के साथ कैसा रिलेशन होता है। तीसरा एग्जांपल, नॉर्मल में व्हीट राइस लिख दिया, इंफीरियर में कोर्स ग्रेन लाइक बाजरा, ये सब लिख दिया। लेकिन दोस्तों सही में ये भी एग्जांपल नहीं है इंफीरियर और नॉर्मल के, क्योंकि किताबों में लिखा हुआ है तो आपके क्वेश्चन का आंसर लिखने के काम आते हैं। बाकी कौन सी गुड नॉर्मल है, कौन सी इंफीरियर है, ये डिपेंड करता है इंसान के इनकम लेवल पे। ठीक है, चलो जी भैया, बहुत सारी बातें कर ली, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। लिखा है डिमांड फॉर नॉर्मल गुड्स डैश विद इंक्रीज इन इनकम। अगर किसी की इनकम इंक्रीज हो जाएगी तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड पे क्या फर्क पड़ेगा? भैया नॉर्मल गुड की डिमांड बढ़ेगी तो यहां इंक्रीज आना चाहिए, तो यहां इंक्रीज कर देंगे, ए वाले के साथ चले जाएंगे। अगर यहां इंफीरियर होता तो आंसर चेंज हो जाता, जैसे कि लिखा है
डिमांड फॉर इंफीरियर गुड्स डैश विद इंक्रीज इन इनकम। अगर किसी की इनकम इंक्रीज हो गई, अमीर हो गया लौंडा, तो वो घटिया चीजों को कम खाएगा भाई, घटिया चीजों की डिमांड गिरा देगा, डिक्रीज हो जाएगा। बी वाला विल बी द राइट आंसर। ठीक है जी, कितनी बातें हो गई भाई, मैं आपको नॉर्मल कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा था और मैंने आपको ये 4 कॉन्सेप्ट कवर अप करा दिए। अब 5वें कॉन्सेप्ट पे आएंगे। दिस इज कॉल्ड गिफिन गुड। गिफिन एक्चुअली किसी बंदे का नाम है, रॉबर्ट गिफिन, ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे। इन्होंने गिफिन गुड्स को इजाद किया, मतलब एक नया कॉन्सेप्ट लेकर आए, एक बहुत ही अजीब से एग्जांपल के साथ लेकर आए इस कॉन्सेप्ट को। पहले मैं आपको वो एग्जांपल समझाऊंगा ताकि आप गिफिन गुड का सही मतलब जान पाओ। बहुत सारे टीचर पढ़ा रहे हैं कॉन्सेप्ट, लेकिन कोई इस तरीके से पढ़ाता नहीं है जिस तरीके से कॉन्सेप्ट बना है। चलो जी, गिफिन गुड्स के ऊपर चलते हैं। एक्चुअली गिफिन गुड्स क्या होती है अच्छे से जान लोगे, समझ जाओगे तो आपको मजा आ जाएगा। लो जी मेरे दोस्त, गिफिन गुड्स, ये लौंडा एक, इसका नाम है रॉबर्ट गिफिन। तो इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था। एक्चुअली इन्होंने ब्रिटेन में जाकर ऑब्जर्व किया कि भाई साहब जो लेबर क्लास है, लेबर क्लास मतलब वर्कर्स, बेसिकली गरीब लोगों की बात कर रहा था ये, जो पुअर्स हैं, गरीब लोग हैं, ये एक हफ्ते में एक दिन मीट खाते हैं क्योंकि महंगा है मीट, और बाकी 6 दिन ये खाते हैं ब्रेड। पहले के जमाने में ऐसे रोटी, नान, लच्छा पराठा ये सब नहीं होता था, ब्रेड से ही काम चलाते थे, जो दुकानों पे मिलती है, ब्रिटानिया की, हार्वेस्ट की, अलग अलग कंपनीज की मिलती है, राइट। हाँ, तो मीट और ब्रेड खाते थे। मान लो कि 6 दिन खा रहे हैं ब्रेड और 1 दिन खा रहे हैं मीट, क्योंकि बेचारे ये गरीब लोग थे, लो इनकम ग्रुप है। जो वेजिटेरियन में वो समझ लो कि 6 दिन दाल खा रहा है, 1 दिन शाही पनीर खा रहा है, अपने हिसाब से एग्जाम्पल को एडजस्ट कर लेंगे। तो भाई साहब यहां पर देखा गया कि अगर ये जो ब्रेड है, ऑब्वियसली ये लो क्वालिटी है एज कंपेयर टू मीट, इसमें कम प्रोटीन है एज कंपेयर टू मीट, है ना। तो कोई बात नहीं, प्रोटीन के हिसाब से डिसाइड नहीं हुआ है, सस्ती चीज है इसलिए बोल दिया लो क्वालिटी है, ठीक है। अब मान लो ब्रेड का प्राइस बढ़ जाए, प्राइस ऑफ ब्रेड बढ़ जाए, तो दुनिया बोलती है किसी का प्राइस बढ़ जाएगा तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी। तो रॉबर्ट गिफिन ने लेकिन कुछ और देखा, यहां पर इसने अपनी आंखों से कुछ और देख लिया। इसने देखा कि ब्रेड महंगी हो रही थी, लोगों के पास ऑप्शन नहीं था कि वो ब्रेड को कम खरीदेंगे तो फिर खरीदेंगे क्या, मीट तो बहुत महंगा है, इसका जुगाड़ तो बड़ी मुश्किल से होता है। तो लोगों ने क्या किया, ब्रेड का प्राइस बढ़ा। तो मेरे दोस्त इन्होंने ब्रेड की डिमांड गिराई नहीं। मान लो ब्रेड महंगा हो गया, 6 से 5 दिन ब्रेड खाएंगे, 1 दिन मीट खाएंगे, तो हफ्ते में 7वें दिन क्या करेंगे, कोई ऑप्शन नहीं था, राइट। तो इन्होंने क्या किया, ब्रेड का प्राइस बढ़ने से ब्रेड की डिमांड बढ़ा दी। बोल दिया भाई हफ्ते में 6 दिन नहीं, अब हम 7 दिन ब्रेड खाएंगे, क्योंकि ब्रेड महंगा हो गया, कोई बात नहीं, मीट खाना बंद कर देंगे, मीट के जो पैसे थे वो ब्रेड में एडजस्ट हो जाएंगे, मीट महंगा भी था। तो इस भाई साहब ने अज्यूम कर लिया और बोला कि यार बड़ा स्पेशल केस है दोस्त, बड़ा स्पेशल केस है, यहां पर प्राइस के इंक्रीज होने से डिमांड इंक्रीज हो रही है। क्यों? क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। घटिया क्वालिटी के केस में ऐसा हो रहा है, घटिया क्वालिटी की चीजों को इंफीरियर गुड बोलते हैं, पता है ना आपको। हाँ, तो घटिया चीजों के साथ ऐसा होता है। कहते हैं अगर घटिया चीजों का प्राइस बढ़ जाए, घटिया चीजों का प्राइस बढ़ जाए तो उसकी डिमांड सिर्फ एक स्पेशल केस में बढ़ सकती है। वो केस ये वाला है जो इन्होंने ऑब्जर्व किया था, राइट। लेट मी रिपीट वंस, किसी बच्चे को अगर थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो तो दोबारा बता देता हूं। भाई रॉबर्ट गिफिन ने यह देखा कि लोग 1 दिन मीट खाते हैं, 6 दिन ब्रेड खाते हैं, क्योंकि मीट महंगा है, वो उसके लिए पैसे बचाकर रखते हैं। गरीब लोगों की बात कर रहा है, सिर्फ पुअर लोगों की एक सिचुएशन देखी। उन्होंने देखा भाई ब्रेड का प्राइस महंगा हो गया, तो उनके पास कोई चारा नहीं था, ब्रेड महंगा हो गया, ब्रेड को कम खरीद के क्या खरीदते, कुछ ऑप्शन नहीं था। तो एक स्पेशल सिचुएशन है, ऐसे में इन्होंने क्या किया कि मीट की डिमांड को गिरा दिया और बोले कि भैया प्राइस बढ़ गया ब्रेड का, कोई बात नहीं, हमें मजबूरी में अब 6 से 7 दिन ब्रेड खाना पड़ेगा। पहले 6 दिन खाते थे, अब 7 दिन खाना पड़ेगा।
तो ओवरऑल ब्रेड की डिमांड बढ़ गई। पहले 6 दिन की डिमांड थी, अब 7 दिन की डिमांड हो गई, तो ज्यादा क्वांटिटी यूज होगी, तो प्राइस के बढ़ने से यहां पर डिमांड बढ़ गई। बहुत ही स्पेशल केस है, ऐसा असली जिंदगी में नहीं होता, ये एक स्पेशल ऑब्जर्वेशन थी। आप बोलोगे कौन सी कॉमोडिटी गिवन होती है, कोई नहीं कह सकता, कोई एग्जांपल नहीं है गिवन गुड का, कोई भी नहीं दे सकता गिवन गुड का एग्जांपल। हां, गिवन गुड के लिए एक सिचुएशन क्रिएट की जा सकती है जिसमें दो गुड्स हैं और दोनों में से कंपेयर करो लो क्वालिटी कौन सी है। लो क्वालिटी ये है, लो क्वालिटी वाली ऐसी गुड्स जिनका प्राइस बढ़ने पे डिमांड बढ़ जाए तो उन गुड्स को बोलेंगे गिवन गुड्स। क्या बोला मैं? लो क्वालिटी वाली ऐसी गुड्स जिसका प्राइस बढ़ने पे अगर डिमांड बढ़ जाए तो बोलेंगे इसको गिवन गुड, वरना नहीं बोलेंगे। ठीक है, अगर कोई ऐसा केस हो जाए, तो भाई ने ऑब्जर्व किया था तो इन्होंने डेफिनेशन बना दी गिवन गुड्स की। इन्होंने बोला गिवन गुड्स आर दोज गुड्स हुज प्राइस इफेक्ट इज पॉजिटिव। प्राइस इफेक्ट पॉजिटिव मतलब, इसका मतलब ये है भाई, प्राइस के बढ़ने पर इनकी डिमांड बढ़ रही है, स्पेशल केस, और कोई चारा नहीं है। और लिख दिया साथ में एंड इनकम इफेक्ट इज नेगेटिव। इनकम इफेक्ट का मतलब अगर अमीर हो जाए बंदा तो वो डिमांड गिरा देगा। ऐसा मैंने बोला क्या? नहीं बोला, अब समझाता हूं। देखो जी, यहां पर एक बात और ऑब्जर्व कर रही है, कहता है अगर कोई वर्कर अमीर हो गया तो वो ब्रेड खाना बंद कर देगा, मीट पे आ जाएगा। अमीर हो गया, ज्यादा पैसे आ गए तो ब्रेड की डिमांड को गिरा देगा, और मीट की ख्वाहिश थी उसको, वहां पहुंच जाएगा। तो ऐसे ही कोई वेजिटेरियन बंदा हो मेरी तरह, तो वो अमीर हो जाएगा तो वो दाल खाना बंद करके अपना आ जाएगा शाही पनीर पे, मलाई चाप पे नहीं, ऐसा हो सकता है ना? हाँ, तो ऐसे वाला सिस्टम है। अब देखो दोस्तों, काफी सारी बुक में एक लाइन लिखी होती है, गिवन गुड्स आर दोज इंफीरियर गुड्स हुज प्राइस इफेक्ट इज पॉजिटिव। गिवन गुड्स वो इंफीरियर गुड है जिसका प्राइस इफेक्ट पॉजिटिव होता है। देखो जी, गिवन गुड का प्राइस इफेक्ट तो पॉजिटिव होता है और इनकम इफेक्ट नेगेटिव होता है। जिन चीजों का इनकम इफेक्ट नेगेटिव होता है उसको इंफीरियर गुड्स बोलते हैं। तो इसलिए यहां से इंफीरियर गुड का वर्ड निकाल दिया। ओवरऑल होता ही है, मान लो ये सारी लो क्वालिटी गुड है, मान लो जी सारी इंफीरियर गुड है ये, इसमें से सिर्फ उस पोर्शन को हम गिवन बोलेंगे जिसका प्राइस के साथ पॉजिटिव रिलेशन होगा। तो एक तरीके से गिवन गुड्स इंफीरियर गुड्स का ही पार्ट है। जब मैं गिवन गुड समझाऊंगा कॉन्सेप्ट, तो एक कॉमोडिटी घटिया होनी ही चाहिए, घटिया चीजों को हम इंफीरियर गुड्स बोलते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। और इसी वजह से एक लाइन और लिखी होती है, ऑल गिवन गुड्स आर इंफीरियर, यानी मान लो ये सब इंफीरियर है, ये गिवन है, तो जितनी भी गिवन हुई वो सब इंफीरियर का हिस्सा है। बट ऑल इंफीरियर आर नॉट गिवन, जो ये इंफीरियर हैं ये गिवन नहीं है, क्योंकि इसका प्राइस के साथ तुम रिलेशन कनेक्ट नहीं कर सकते, है ना? हाँ ठीक है जी, बस ऐसा ही है। कुछ कुछ मुश्किल लाइनें लिखी होती है तो इसलिए तुम्हारा भाई बता देता है। आगे सीधी सीधी बात करते हैं दोस्तों। मैं तो आपको लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा रहा था, उसके लिए मैंने बहुत सारे बेसिक आपको करा दिए। लॉ ऑफ डिमांड के लिए राज्य, इसका मतलब मैंने बता दिया। लॉ ऑफ डिमांड का मतलब प्राइस बढ़ जाएगा तो डिमांड कम हो जाएगी, इफ अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट। इसकी टेबल करवा दी, इसका डायग्राम करवा दिया, इसकी अजम्पशन करवा दी। अब मैं आपको कराऊंगा इसके एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस मतलब ऐसे कुछ केस जहां पर लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता, जहां पर प्राइस के बढ़ने से डिमांड कम नहीं होगी, वो लॉ ऑफ डिमांड का एक्सेप्शन है। जैसे कि गिवन गुड, गिवन गुड में साफ दिख रहा था यार, प्राइस बढ़ रहा है ब्रेड का, लोग उसकी डिमांड को बढ़ा रहे हैं, एक्सेप्शन हो गया। जहां पर लॉ ऑफ डिमांड लागू नहीं होता वो चीज लॉ ऑफ डिमांड का एक्सेप्शन कहलाएगी। एक्सेप्शन का मतलब होता है ऐसे केस जहां पर वो कॉन्सेप्ट लागू ना हो। उसके बाद पढ़ाऊंगा रीजंस यानी कॉजेस। चलो जी भाई साहब, सीधा सीधा चलते हैं। नाम नाम देख लो बस इसके। लो जी मेरे दोस्त, क्या लिखा हुआ है? एक्सेप्शंस ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड, ऐसा केस जहां पर प्राइस के बढ़ने पर डिमांड कम नहीं होगी। तो केस है जी नेसेसिटीज या एसेंशियल गुड्स, जो चीजें हमारी जिंदगी के लिए जरूरी हैं। ऑक्सीजन हमारी लाइफ के लिए जरूरी है। ऑक्सीजन अगर कमी पड़ी हमारे शरीर में और महंगी हो गई तो ऐसा नहीं है हम बोलेंगे ऑक्सीजन महंगी हो गई यार तो कम दे, जितनी जरूरत है उतनी लेंगे। यहां प्राइस होने पर डिमांड कम नहीं होगी। कोरोना काल में ऐसा हुआ था। कोरोना, जब लोग कोविड-19 बीमारी से बीमार हो रहे थे, ऑक्सीजन की कमी पड़ गई थी, लोग कितना भी पैसा पे करने को तैयार थे ऑक्सीजन के लिए, राइट? इमरजेंसी सिचुएशन में प्राइस बढ़ने पर डिमांड कम नहीं होती। जब अर्जेंसी होती है, जब कोई चीज चाहिए होती है तो प्राइस कितना ही बढ़ जाए लोग खरीदते हैं।
प्राइस इग्नोरेंस, कुछ लौंडे ऐसे होते हैं जो प्राइस को इग्नोर करते हैं। इग्नोर करते हैं मतलब उनको पता ही नहीं होता कि उन्होंने महंगे में माल खरीद लिया। मान लो एक शर्ट जो 500 की मिलती है, इनको पता ही नहीं होता मार्केट में एक्चुअली नॉलेज क्या है, प्राइस क्या चल रहा है, उसकी नॉलेज नहीं है इनको। किसी बंदे ने इनको बताया ये शर्ट 900 की मिलेगी, इन्होंने खरीद ली, तो इन्होंने महंगे प्राइस पर डिमांड कर दी भाई सामान की। तो ये प्राइस को इग्नोर करते हुए चलते थे, तो प्राइस बढ़ने पर इन्होंने डिमांड कम नहीं की क्योंकि इनको प्राइस की नॉलेज ही नहीं है। तो जो लोग प्राइस इग्नोर करके चलते हैं उनके लिए महंगी चीजों की डिमांड कई बार बढ़ जाती है। स्पेशल केस है वेबलेन गुड्स। वेबलेन एक इकोनॉमिस्ट का नाम था, थॉर्स्टेन वेबलेन इकोनॉमिस्ट थे। इन्होंने बोला कुछ ऐसी गुड्स होती हैं जिसको खरीद के बंदा हवाबाजी करता है, हाईली स्टेटस सीकिंग चीज होती है, रिच सुपर रिच लोग खरीदते हैं, जैसे कि लुई विटॉन, गुची, अरमानी, डीएनजी, ऐसे ऐसे ब्रांड्स का सामान खरीदना बहुत एक्सपेंसिव होता है। तो लोग इनको किस लिए खरीदते हैं? हवाबाजी के लिए, स्टेटस दिखाने के लिए। तो जो चीजें स्टेटस सिंबल को शो करने के लिए लोग खरीदते हैं, वहां पर लॉ ऑफ डिमांड को भूल जाते हैं। कहते हैं जितनी महंगी चीज होगी उतनी डिमांड हम बढ़ा देंगे। अच्छा, ऑस्टेंटेशन गुड्स होती है, सजावट का सामान। घर में लोग सीनरी वगैरह ये चीज लगाते हैं, तो ये भी थोड़ी महंगी लगाते हैं। या फिर ये बोलो सजावट के सामान के अंदर लोग लॉ ऑफ डिमांड को भूल जाते हैं। प्राइस बढ़ता है, जो चीज थोड़ी सी महंगी लगती है कहते हैं एक ही बार तो लगवानी है यार, थोड़ा महंगा ही लगवा ले, हर बार थोड़ी लगवाएंगे। तो महंगी चीजों का यहां पर डिमांड बढ़ जाती है, लॉ ऑफ डिमांड फ्लोप हो जाता है। फिर मैंने गिफन गुड्स बताया, गिफन गुड्स के केस में दिख ही रहा था आपको, प्राइस बढ़ने से डिमांड बढ़ रही थी, राइट। तो इन सभी केसेस के अंदर लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाता है। जहां पर लॉ ऑफ डिमांड फेल हो गया वो एक्सेप्शंस ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड होंगे। अब आपको पढ़ाऊंगा दोस्तों लॉ ऑफ डिमांड के रीजंस पढ़ाने से पहले आपको एक बात बताऊंगा। मैंने कुछ समय पहले आपको यह बताया कि ऐसा होता है डिमांड कर्व। डिमांड कर्व ऐसा होने का मतलब डिमांड कर्व यूं नीचे की तरफ गिर रहा है, दिस इज कॉल्ड डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व। जो कर्व ऐसे ऊपर उठते हैं वो अपवर्ड स्लोपिंग होते हैं। अगर मैं गिफन गुड्स के केस में डिमांड कर्व बनाने की कोशिश करूं तो ऐसा बन जाएगा। क्यों? मान लो जी प्राइस है P1, डिमांड है Q1। अगर प्राइस बढ़ जाए, P1 से P2 हो जाए, तो प्राइस बढ़ने से डिमांड बढ़ेगी। यहां पर तो देख लेना, डिमांड बढ़ जाएगी, प्राइस बढ़ने से डिमांड बढ़ गई। तो गिफन गुड्स के अंदर पॉजिटिवली स्लोप्ड डिमांड कर्व होता है, इसको अपवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व बोलते हैं। लेकिन जिंदगी में ऐसा बहुत कम होता है, ना के बराबर होता है। असलियत में तो डिमांड कर्व हमारे ऐसे होते हैं, यानी ऐसे डिमांड कर्व जो कि एक चीज को दिखा रहे होते हैं। क्या है वो चीज? कि भाई माल अगर महंगा हो जाएगा तो डिमांड कम हो जाएगी। मतलब ये कि मान लो ये प्राइस है P1, ये क्वांटिटी है Q1। अगर माल महंगा हो गया, P1 से P2 हो गया प्राइस, तो देख लो उसकी डिमांड कम हो जाएगी, प्राइस बढ़ने से डिमांड गिर जाएगी। तो प्राइस और डिमांड में नेगेटिव रिलेशन को दिखाते हैं, राइट। लॉ ऑफ डिमांड को दिखाते हैं। जनरली इस दुनिया के अंदर नॉर्मल केस ऐसे ही होते हैं। पेपर के अंदर क्वेश्चन आएगा प्राइस बढ़ने से डिमांड क्यों गिरती है, या फिर क्वेश्चन आ सकता है प्राइस और डिमांड में नेगेटिव रिलेशन क्यों होता है, या फिर क्वेश्चन आ सकता है कि डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है। डाउनवर्ड स्लोपिंग है, इसका मतलब डिमांड प्राइस और डिमांड के अंदर नेगेटिव रिलेशन दिखा रहा है डिमांड कर्व। ये सब क्वेश्चन सेम है। मतलब अगर तुमसे पूछे व्हाट आर द कॉजेस ऑफ द ऑपरेशन ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड के पीछे के कारण बताओ, तो आपसे यह पूछना चाह रहा है कि प्राइस के बढ़ने पर डिमांड कम क्यों होती है, भाई बता दे। या फिर वो पूछे डिमांड कम क्यों होती है प्राइस के बढ़ने पे, तो सीधा सीधा पूछ लिया, ये भी लॉ ऑफ डिमांड का रीजन पूछ रहा है। पेपर में अगर पूछे व्हाट इज द रीजन ऑफ डाउनवर्ड या नेगेटिव स्लोप ऑफ डिमांड कर्व, तो बच्चा समझता है यार मेरे से अगर किसी ने पूछा कि डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है, तो मैं बता दूंगा क्योंकि प्राइस और डिमांड में नेगेटिव रिलेशन होता है, इसलिए डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। वह गलत है। एक्चुअली अगर आपसे पूछा है कि डिमांड कर्व का स्लोप डाउनवर्ड क्यों है, तो वो आपसे यही पूछना चाह रहा है कि प्राइस और डिमांड में नेगेटिव रिलेशन क्यों है, राइट। डिमांड कर्व का डाउनवर्ड स्लोप प्राइस डिमांड का नेगेटिव रिलेशन दिखाता है। तो स्लोप के ऊपर रीजन उठाया है, आवाज उठाई है, तो प्राइस और डिमांड के रिलेशन के ऊपर आवाज उठाई है। तो आप हमेशा ये बताओगे। अब मैं आपको एक एक पॉइंट कनेक्ट करके समझाऊंगा। टोटल मिला के आपको 5 रीजन पढ़ाऊंगा। कोई भी 3 रीजन आप याद रख लेना दोस्तों। जब भी इन तीनों में से कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो ये 5 रीजन बनेंगे
लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में पढ़ाया था, इसका वन शॉट अवेलेबल है इसी चैनल पे पूरा प्रॉपर। इनकम इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, नंबर ऑफ कंज्यूमर, डिफरेंट यूसेस, ये पांचों पॉइंट अभी के अभी पढ़ा रहा हूं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक एक करके डिटेल बताऊंगा पहले और फिर इसकी एक्सप्लेनेशन भी दे दूंगा। पहला ये लिखा है जी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एज अ रीजन ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड, या लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बताता है कि प्राइस और डिमांड में नेगेटिव रिलेशन क्यों है। तो पहले समझाऊंगा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है। ये लॉ बोलता है जैसे जैसे तुम किसी भी कॉमोडिटी की कंजम्पशन को बढ़ाते हो तो उससे मिलने वाला मजा यानी मार्जिनल यूटिलिटी कम हो जाती है, राइट। जितना मजा पहली रोटी देती है उतना मजा तीसरी चौथी पांचवी रोटी नहीं देती। तो पहली यूनिट में ज्यादा मजा आता है, आने वाली यूनिट में कम मजा आता है। जितना मजा पहले बर्गर में आया उतना मजा दूसरे और तीसरे बर्गर में नहीं आएगा, राइट। उतना मजा छठे और सातवें बर्गर में नहीं आएगा। तो ऐसा बोलते हैं दोस्त कि पहली यूनिट को परचेज करने के लिए बंदा जो रेट देने को तैयार था, मैं मानता हूं, अगर तुम्हें उकसाना है उसको कि दूसरी यूनिट परचेज कर ले तो आपको प्राइस रिड्यूस करना पड़ता है। मान लो जी मेरा समोसा खाने का मन था, मेरा पेट भर गया, 10 रुपए का समोसा खाया नक्की, वो बोल रहा भैया एक और खा ले, मैं बोलूंगा रहने दे भाई मजाक खत्म बस हो गया। वो बोलेगा अगला समोसा 5 रुपए का है, मैंने कहा है तो हो सकता है कि मैं एक और समोसा खा लूं। तो प्राइस गिराने से इंसान में एक एनकरेजमेंट आती है, तब जाकर वो उस चीज को अफोर्ड कर लेता है, क्योंकि नॉर्मल ये माना जाता है जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ाओगे इंसान का मजा खत्म होता रहेगा, लेकिन अगर आप प्राइस गिरा दोगे तो वो ज्यादा खरीद सकता है। ये पहला रीजन है भाई। इसकी एक्सप्लेनेशन भी साथ के साथ पढ़ाऊंगा ताकि आप भूल ना जाओ कॉन्सेप्ट को बीच में ही, ठीक है। यही मैंने बता दिया तो लिखी एक्सप्लेनेशन ये रह जी, कोजेस ऑफ द ऑपरेशन ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड। यहां पर मैंने एक पॉइंट पढ़ा दिया आपको, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, 5 रीजन लिखे हुए। तो लिखा है एज वी कंज्यूम मोर यूनिट ऑफ अ गुड ईच एडिशनल यूनिट गिव्स लेस सेटिस्फैक्शन। जैसे हम ज्यादा खाते हैं तो हर एक नई यूनिट, एडिशनल यूनिट कम सेटिस्फैक्शन देती है। फॉर एग्जांपल द फर्स्ट स्लाइस ऑफ पिज्जा गिव्स मोर सेटिस्फैक्शन देन द सेकंड वन। पिज्जा की पहली स्लाइस ज्यादा मजा देगी दूसरी स्लाइस से कंपेयर करें तो। सो वी बाय मोर इफ द प्राइस इज लोअर। हम तभी ज्यादा खरीदेंगे जब तुम प्राइस गिरा दो नेक्स्ट यूनिट का, ताकि हमें लोअर यूटिलिटी से मैचिंग हो जाए कि यार इससे मजा नहीं आ रहा था, अब 10 का समोसा तो 5 का कर देगा तो एक खरीद लूंगा, ऐसे वाली सिचुएशन, राइट। अच्छा जी, पहला रीजन हो गया जी। अब दूसरा रीजन कराऊंगा दोस्तों। दूसरा रीजन समझना, मान लो जी किसी बंदे के पास 100 रुपए की इनकम है, एम का मतलब मनी इनकम, जो वो खर्च कर देना चाहता है सारे के सारे, ठीक है जी। और भाई ये खरीदना चाहता है कोई गुड एक्स, मान लो समोसा, समोसे का रेट है 10 रुपए, तो बताओ कितनी क्वांटिटी परचेज कर सकता है ये, कितनी क्वांटिटी ऑफ गुड एक्स परचेज कर पाएगा। 100 रुपए की इनकम है, 10 रुपए का प्राइस है, तो 10 समोसे खरीद सकता है ये। मान लो जी एकदम से समोसे का प्राइस महंगा हो गया, समोसे का प्राइस 20 रुपए हो गया, अब बताओ कितने समोसे खरीद लेगा, कितनी क्वांटिटी परचेज कर लेगा। आप बोलोगे 100 रुपए इसके पास है, एक समोसा 20 का है, तो 5 यूनिट खरीद सकता है। तो मैं यूं बोलना चाहता हूं कि जब किसी का प्राइस बढ़ जाता है, प्राइस बढ़ जाता है, तो मेरे दोस्त उसकी खरीदने की शक्ति गिर जाती है। पहले 10 यूनिट खरीदता था, अब 5 यूनिट खरीद सकता है। प्राइस बढ़ने से हमारी खरीदने की औकात, खरीदने की शक्ति गिर जाती है। तो ऐसा बोलते हैं भाई प्राइस के बढ़ने पर डिमांड कम क्यों होती है, यही तो समझाना था वाई। क्योंकि भाई हमारी यहां पर परचेजिंग पावर गिर गई, परचेजिंग पावर, और ये कहलाती है इनकम इफेक्ट। हमारी इनकम इफेक्ट है ना, इनकम कांस्टेंट है हमारी, राइट। अगर हमारी इनकम भी बढ़ जाती तो हम डिमांड बढ़ा देते। तो इनकम कांस्टेंट होने के कारण हमारी परचेजिंग पावर गिर चुकी है, और इस परचेजिंग पावर को हम रियल इनकम बोल देते हैं। मतलब अरे यार परचेजिंग पावर को रियल इनकम बोल देते हैं, इस क्वांटिटी को रियल इनकम बोल देते हैं, क्योंकि रियली हम कितनी क्वांटिटी खरीद पा रहे हैं अपनी इनकम से, वो दिखा रही है, राइट। हाँ, तो दूसरा रीजन बन गया भाई हमारे पास, इसको पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ाया है, इनकम इफेक्ट। अ फॉल इन प्राइस इंक्रीजेस कंज्यूमर रियल इनकम। अगर समोसा 10 से 5 रुपए का हो जाए तो हम ज्यादा क्वांटिटी खरीद सकते हैं, हमारी परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी। तो दे कैन बाय, या कंज्यूमर कैन बाय मोर विद द सेम इनकम। 100 रुपए में मैं ज्यादा क्वांटिटी परचेज कर सकता हूं अगर समोसा सस्ता हो जाए। मैंने आपको महंगे समोसे का केस पढ़ाया था, राइट।
लिखा है इफ द प्राइस ऑफ समोसा फॉल्स यू कैन बाय मोर समोसा विद 100 रुपीज। आप ज्यादा समोसा खरीद सकते हो, राइट? हाँ, चलो जी भाई साहब, थर्ड वाला पॉइंट पढ़ाऊंगा, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट एज अ रीजन ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड। जरा ध्यान से पढ़ना। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट उन्हीं चीजों के लिए काम करता है जिन गुड्स के सब्स्टिट्यूट होते हैं। जिनके सब्स्टिट्यूट नहीं होते उनके लिए सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट काम नहीं करता। तो समझते हैं ये इफेक्ट होता क्या है। मान लो जी दो गुड्स हैं, एक का नाम है गुड एक्स और दूसरे का नाम है गुड वाई। ये दोनों एक दूसरे की सब्स्टिट्यूट गुड है, राइट? तो भाई मान के चलता हूं कि गुड वाई का प्राइस बढ़ गया, तो भाई गुड वाई की डिमांड कम हो जाएगी। ये तो क्लियर है। सब्स्टिट्यूट गुड में क्या होता है, एक का प्राइस बढ़ गया तो दूसरे की डिमांड बढ़ जाती है, राइट? हाँ, लेकिन जिसका प्राइस बढ़ा है उसकी डिमांड कम हो जाए तो ये लॉ ऑफ डिमांड है, ये तो होता ही है। तो भाई आपसे यही पूछा गया है क्वेश्चन में कि y का प्राइस बढ़ा है तो y की डिमांड कम क्यों हुई है, वाई? हम रीजन बताते हैं कि हो सकता है y का कोई सब्स्टिट्यूट अवेलेबल हो। मान लो y की जगह x लोग यूज कर रहे हो, पेप्सी का प्राइस बढ़ गया तो पेप्सी की डिमांड इसलिए कम हो गई कि लोग उसका सब्स्टिट्यूट यानी गुड x को यूज करने लगे हों। दिस इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। जिस चीज के सब्स्टिट्यूट होते हैं वो महंगी होने के वजह से लोग उसके सब्स्टिट्यूट की तरफ भाग जाते हैं। पेप्सी महंगी हो जाएगी तो लोग कोका कोला, थम्स अप, फैंटा, मिरिंडा, माजा, ना जाने क्या क्या कंज्यूम कर सकते हैं, ठीक है? तो एक चीज महंगी होती है, उसकी डिमांड इसलिए कम होती है कि लोग उसके सब्स्टिट्यूट की तरफ भाग जाते हैं, ठीक है? तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट बोलते हैं इसको। ये लो जी, ये लिखा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में लिखा है व्हेन द प्राइस ऑफ अ गुड फॉल्स इट बिकम्स चीपर। जब किसी कमोडिटी का सस्ता रेट हो जाता है तो ये सस्ती हो जाती है एज कंपेयर टू इट्स सब्स्टिट्यूट्स। अगर पेप्सी सस्ती हो गई, अगर पेप्सी सस्ती हो गई तो लोग कोका कोला, थम्स अप, मिरिंडा छोड़कर पेप्सी पीने आ जाएंगे। पेप्सी सस्ती हो गई तो लोग अपने सब्स्टिट्यूट छोड़कर पेप्सी के पीछे पड़ जाएंगे। सो पीपल बाय मोर इंस्टीड ऑफ परचेजिंग अदर गुड्स। दूसरी चीज खरीदने के बजाय लोग पेप्सी पिएंगे। लिखा है इफ टी बिकम्स चीपर देन कॉफी। अगर चाय सस्ती हो जाए तो पीपल शिफ्ट फ्रॉम कॉफी टू टी। वो बात अलग है कि आज के जमाने में कॉफी पीने वाला कॉफी पीता है, लेकिन ये हमारे ट्रेडिशनल एग्जांपल चल रहे हैं। चाय और कॉफी सब्स्टिट्यूट गुड है। अगर एक आइटम सस्ता हो जाए तो लोग उसकी डिमांड को बढ़ा देते हैं, अपने दूसरे जो भी सब्स्टिट्यूट गुड को वो कंज्यूम कर रहे थे उन सबको छोड़ छोड़कर उसके पीछे बढ़ जाते हैं, ठीक है? आगे चलते भैया। लॉ ऑफ डिमांड के हमारे 3 रीजन हो चुके हैं। चौथा रीजन है नंबर ऑफ कंज्यूमर। मेरे को यह समझाना है आपको, किसी का भी प्राइस गिरता है तो उसकी डिमांड क्यों बढ़ जाती है। यही तो लॉ ऑफ डिमांड है ना। देखो जी, मैं वाई क्लियर कर रहा हूं आपको इसका रीजन। अगर कोई चीज सस्ती होती है ना तो उसको खरीदने के न्यू बायर्स मार्केट में उतर जाते हैं, न्यू बायर मार्केट में आ जाएंगे, न्यू बायर्स विल एंटर। मतलब मान लो भाई आईफोन 1 लाख रुपए का है, जो लोग उसको खरीद नहीं पा रहे वो नहीं खरीद रहे, फिर आईफोन कुछ टाइम बाद 70,000 का हो गया, तो प्राइस गिरने से कुछ लोग बोलेंगे हाँ अब मैं ही खरीद सकता आईफोन को, तो वो आईफोन खरीदने आ जाएंगे। तो प्राइस गिरने के बाद जो लोग पहले इसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे अब इसको अफोर्ड करने लग जाएंगे, इसकी डिमांड बढ़ जाएगी। तो प्राइस गिरने से नए बायर मार्केट में एंटर कर जाते हैं, ठीक है? तो ये रीजन हो जाता है भैया नंबर ऑफ कंज्यूमर। कहते हैं व्हेन प्राइस फॉल सम न्यू बायर्स हु कुड नॉट अफोर्ड अर्लियर कैन नाउ अफोर्ड टू बाय इट। जो अर्लियर मतलब पहले, जो पहले अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे वो अब अफोर्ड कर लेंगे इसको, राइट? जैसे कि एट अ लोअर प्राइस मोर पीपल कैन अफोर्ड आईफोन्स, एग्जांपल भी दे दिया, राइट? अब आते हैं भाई लास्ट रीजन जो कि है डिफरेंट यूजेस एज अ रीजन ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड। ये रीजन उन गुड्स के लिए काम करता है जिन गुड्स के बहुत सारे यूज होते हैं। फॉर एग्जांपल दूध है, दूध के बहुत सारे यूज होते हैं। चाय बना लो, कॉफी बना लो, सब्जी में यूज कर लो, दही बना लो, लस्सी बना लो, मक्खन बना लो, पनीर बना लो, चीज बना लो, बहुत सारी चीजों में दूध का यूज हो सकता है। तो मैं आपको यह समझाऊंगा दोस्त, अगर दूध का रेट कम हो गया तो लोग इसकी डिमांड ज्यादा क्यों करेंगे, यही तो समझाऊंगा। नेगेटिव रिलेशन समझाना है ना। अगर दूध सस्ता हो गया ना तो घर वाले बोलेंगे दूध की पहले चाय बनती थी अब तुम सीधा दूध पी लो। दूध और सस्ता हो गया तो घर वाले बोलेंगे दूध से दही बना लो। दूध और सस्ता हो गया तो घर वाले बोलेंगे दूध से नहा लो भाई, पानी की जरूरत नहीं है, दूध से नहा लो। मतलब
अगर कोई ऐसी चीज सस्ती होती है जिसके बहुत सारे मल्टीपल यूज होते हैं, डिफरेंट यूज होते हैं, तो सस्ता होने पर उसको ज्यादा काम में लाया जाता है और उसकी ओवरऑल डिमांड बढ़ जाती है। पहले आप 1 किलो खरीद रहे थे, आप दूध से नहाओगे तो 10 किलो और खरीद लोगे, किलो कह रहा हूं, लीटर और खरीद लोगे, राइट। चलो उल्टा भी देखते हैं। मान लो जी दूध महंगा हो गया, तो आप इसकी डिमांड क्यों गिराओगे? भाई इसलिए गिराएंगे, दूध महंगा हो गया ना, तो घर वाले बोलेंगे अब दूध कोई नहीं पिएगा, अब दूध से सिर्फ चाय बनेगी। दूध और महंगा हो गया तो बोलेंगे अरे चाय में दूध नहीं गिरेगा, आप सारे पानी वाली चाय पियो भाई, है। हाँ, जिसके यूज है ना, जो इसके अननेसेसरी यूज है उसको कट डाउन करते रहेंगे। महंगा होने पर लोग बोलेंगे चल छोड़ मत पी दूध, चल छोड़ मत बना चाय इससे। तो अननेसेसरी चीजों को काट दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं जब इसके यूज तुम काट रहे हो तो तुम इसकी डिमांड गिरा रहे हो, राइट। पहले दूध घर में 10 लीटर चाहिए था, रेट हो गया तो बोल रहे हो, रेट बढ़ गया तो बोल रहे हो 9 लीटर चाहिए, और रेट बढ़ गया बोलोगे 7 लीटर चाहिए, क्योंकि आप अननेसेसरी यूज को काटते जाओगे। तो ये 5वें नंबर का रीजन है भाई, डिफरेंट यूजेस। तो लिखा है व्हेन अ गुड हैज मैनी यूजेस, जब किसी गुड के मल्टीपल यूज होते हैं तो लोअर प्राइस पर पीपल यूज इट फॉर मोर पर्पस, लोग इसको ज्यादा पर्पस के लिए यूज करते हैं। एग्जांपल, मिल्क के साथ आप इलेक्ट्रिसिटी भी ले सकते हो। इलेक्ट्रिसिटी इज यूज्ड नॉट जस्ट फॉर लाइट, सिर्फ लाइट जलाने पंखा चलाने के काम नहीं आती। बिजली सस्ती हो जाए तो फिर लोग घर में सर्दियों में हीटर ले आएंगे, ठीक है, लोग एसी ले आएंगे, कुकिंग में भी यूज करेंगे। बहुत सारे ऐसे आइटम्स आते हैं जैसे कि माइक्रोवेव होता है, इंडक्शन चूल्हा होता है जहां पर बिजली यूज होती है। तो प्राइस लो होगा तो आप अलग अलग पर्पस के लिए इसको यूज करना स्टार्ट कर दोगे। ये रीजन है भाई, छोटे छोटे फॉन्ट में लिखे हुए हैं। जब आप इन नोट्स को डाउनलोड करोगे तो ये नोट्स डाउनलोड आपके होंगे कहां से? पेस बैच है, पेस, PACE की ऐप में जाओगे, पेस बैच मिलेगा। आप वहां पर फ्री में लॉगिन कर सकते हो, रजिस्टर कर सकते हो, अपना फोन नंबर डालने की जरूरत है, या क्लिक कर दोगे तब भी हो जाएगा। वहां से इस नोट्स को डाउनलोड कर लेना। अगर आपको लग रहा है कि भाई थोड़ी मेहनत कर रहा है, कुछ मेहनत कर रहा हूं, अगर आपको लग रहा है सीरियसली हाँ ये बंदा मेहनत करता है, थोड़ा बॉन्ड है, कनेक्ट है, तो यार इस वीडियो को अभी लाइक करो और अपने दोस्तों को जो तुम्हारी क्लास के अंदर उनको जाके शेयर करो और बताओ कि हाँ भाई मैं इस बंदे से पढ़ता हूं, देख जरा ये कैसा पढ़ाता है। तो वो भी तुम्हें रेस्पॉन्ड करेगा कि मैं पढ़ाता कैसा हूं, है, तो मुझे पता लगेगा। कमेंट सेक्शन खाली है, कुछ बताओ कैसा पढ़ा रहा हूं, कैसा नहीं पढ़ा रहा। मैंने आपको लॉ ऑफ डिमांड का कॉन्सेप्ट कवर अप करा दिया। सीधी सीधी बात ये कहना चाहता हूं कि लॉ ऑफ डिमांड में बहुत सारी चीजें हैं। अभी अभी हाल फिलहाल मैंने आपको कराए हैं लॉ ऑफ डिमांड के रीजन। इसके कोई भी 3 से 4 पॉइंट आप याद कर लेना। मीनिंग, टेबल, डायग्राम, एक्सेप्शन, अजम्पशन, हर एक चीज लॉ ऑफ डिमांड की कर चुके हैं। अजम्पशन आपको ज्यादा समझ नहीं आई होगी, अब समझ में आएगी। जब मैंने बोला था धीरे धीरे पढ़ाना स्टार्ट करूंगा, इस कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाऊंगा, तो आपको और मजेदार तरीके से समझ में आता रहेगा। चलो जी चलो, इसको आगे स्टार्ट करते हैं मेरे दोस्त। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड। फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड फॉर अ कमोडिटी, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फैक्टर अफेक्टिंग को डिटर्मिनेंट भी बोलते हैं। मतलब ऐसी कुछ बातें बताऊंगा जिसकी वजह से डिमांड कभी बढ़ जाएगी कभी गिर जाएगी। सिर्फ प्राइस नहीं है, प्राइस के अलावा बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे बतानी है। कभी आपकी डिमांड बढ़ेगी कभी गिरेगी। तो कितने सारे फैक्टर है हमारे पास? 6 फैक्टर टॉप प्रायोरिटी है, इसके अलावा और भी है, और भी बताऊंगा। तो 6 फैक्टर की पहले बात कर लेते हैं मेरे दोस्त। पहला है प्राइस ऑफ ऑन गुड। इसका मतलब होता है जिस भी कॉमोडिटी को खरीदने की बात कर रहे हो उसी का प्राइस। फिर है जी प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड मतलब सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री। हाँ, फिर कंज्यूमर की इनकम, कंज्यूमर को कोई चीज टेस्टी लगती है कंज्यूमर को, और फिर पॉपुलेशन और एक्सपेक्टेशन जैसे पॉइंट को इलैबोरेट करते हैं 1 बाय 1। लो जी मित्रों, पहला पॉइंट है प्राइस ऑफ ऑन गुड। हम बोलते हैं किसी चीज का प्राइस बढ़ेगा तो उसकी डिमांड कम हो जाती है, तो ऐसे अफेक्ट करता है। सीधा सीधा लिखा है, इफ अदर फैक्टर्स आर बीइंग इक्वल, अदर थिंग्स को कांस्टेंट रखो यानी सेटरिस पेरिबस, देन प्राइस फॉल होगा तो डिमांड राइज होगी एंड वाइस वर्सा। तो इसका मतलब प्राइस और डिमांड के अंदर नेगेटिव रिलेशन हो गया। ये नेगेटिव रिलेशन की बात लिखो या मत लिखो, इतने में नंबर मिल जाएंगे आपको। प्राइस बढ़ रहा है डिमांड गिरेगी, राइट। अगला है टेस्ट एंड प्रेफरेंस। देखो जी, पहले प्राइस कवर अप कर लिया, अब टेस्ट कवर अप कर रहे हैं, ठीक है। कहते हैं जो चीज हमें टेस्टी लगती है हम उसको ज्यादा खरीदते हैं। लड़कियों को गोलगप्पे पसंद है वो ज्यादा खाती हैं, लड़कों को मोमोज और समोसे पसंद है वो उसको ज्यादा खाते हैं। सबका अपना अपना टेस्ट है। जिस चीज के लिए मेरे टेस्ट फेवर में होंगे, फेवरेबल होंगे, मैं उसको ज्यादा खरीदूंगा। जिसके मैं अगेंस्ट हूं मैं उसको कम खरीदूंगा। तो ऐसे ही हमारी डिमांड अफेक्ट होती है। जिसके फेवर में हमारे टेस्ट एंड प्रेफरेंस डेवलप होते हैं हम उसकी डिमांड को बढ़ा देते हैं, जिसके अगेंस्ट हमारे टेस्ट एंड प्रेफरेंस होते हैं हम उसकी डिमांड को गिरा देते हैं। और ये हमारे टेस्ट क्यों बदलते हैं भाई? जमाने के हिसाब से, हाँ, समय के हिसाब से हमारे टेस्ट एंड प्रेफरेंस बदलते हैं।
भाई मूड के हिसाब से बदलते हैं। कभी ऐसा मूड होता है कि मोमोज खाने का मन कर रहा है, कभी मूड होता है हाँ छोले भटूरे खाने का मन कर रहा है, टेक्नोलॉजी के हिसाब से। अब टेक्नोलॉजी दिख रही है, अब आईफोन होते हैं, पहले नहीं होते थे, अब होते हैं तो लोगों का यूज करने का मन है, पहले नहीं होते थे तो पता ही नहीं होता था, राइट। कस्टम, ट्रेडिशन, इन सब के हिसाब से हमारे टेस्ट एंड प्रेफरेंस बदलते हैं। तो आओ जी देखते हैं क्या लिखा है। कहते हैं फेवरेबल हो टेस्ट एंड प्रेफरेंस तो इट विल लीड टू इंक्रीज इन द डिमांड, लेकिन अनफेवरेबल हो टेस्ट एंड प्रेफरेंस तो इट विल लीड टू डिक्रीज इन द डिमांड। और हमारे टेस्ट एंड प्रेफरेंस क्यों चेंज होते हैं? बिकॉज ऑफ चेंज इन फैशन, मूड, टेक्नोलॉजी और हमारे ट्रेडिशन। अगर हमारे ट्रेडिशन, कस्टम्स वगैरह भी चेंज हो जाए तो भी हमारे टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज होने के चांस होते हैं। त्योहारों पर देखो फैंसी फैंसी कपड़े पहनने का मन करता है, एथनिक वियर्स पहनने का मन करता है, शादियों में अलग तरीके से पहनने का मन करता है। तो दीज आर द पॉइंट्स, राइट। 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पकड़ लेते हैं इनकम। सब जानते हैं इनकम के बढ़ने पर डिमांड बढ़ती है, लेकिन किस चीज की? नॉर्मल गुड्स की। ये तभी तो पढ़ाया था मैंने पॉइंट। लेकिन दोस्त अमीर हो जाए ना बंदा तो नॉर्मल गुड्स ज्यादा खरीदता है, राइट। अमीर बंदा घटिया चीजों को कम खरीदता है, इंफीरियर गुड्स की डिमांड कम करता है। तो जब भी आप इनकम वाला पॉइंट एक्सप्लेन करोगे आपको दोनों बातें बतानी पड़ेगी। अभी याद भी करवा दूंगा, ट्रिक है मेरे पास इसको याद करने की। क्या लिखा है जी? इनकम ऑफ द बायर। हम बोलेंगे इनकम, किसी भी बायर की इनकम डिमांड को अफेक्ट करती है, बट ये डिपेंड करता है कि गुड नॉर्मल है या इंफीरियर है। अगर मैं बात करूं इंफीरियर गुड की, तो इंफीरियर गुड्स आर दोज गुड्स हुज इनकम इफेक्ट इज नेगेटिव। जानते हो ना इंफीरियर गुड्स कौन सी होती है? अमीर हो जाएगा बंदा, उसकी डिमांड कम करेगा। तो आपको लिखना पड़ेगा कि इंफीरियर गुड की डिमांड राइज होती है विद फॉल इन इनकम। इनकम अगर गिर जाए, गरीब हो जाए बंदा, तो इंफीरियर को ज्यादा खरीदता है, ठीक है। लेकिन अगर इनकम राइज हो जाए तो लोग इंफीरियर गुड को कम खरीदते हैं, ठीक है। अब नॉर्मल गुड्स के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं तो इन केस ऑफ नॉर्मल गुड इसकी डिमांड तब राइज होती है जब लोगों की इनकम राइज हो जाए, एंड वाइस वर्सा, ठीक है जी। अब बात करो पॉपुलेशन की। पॉपुलेशन मतलब जनसंख्या, इसको नंबर ऑफ कंज्यूमर भी बोल सकते हो। मार्केट में कितने बंदे हैं सामान खरीदने के लिए। तो यहां पर अब मैं किसी एक बंदे की डिमांड की बात नहीं कर रहा, मार्केट में पूरी टोटल बात कर रहा हूं। 4 बंदे 4 प्लेट मोमोज खाते हैं तो 6 बंदे 6 प्लेट मोमोज खा रहे हैं। जितने ज्यादा बंदे होंगे ओवरऑल सामान की डिमांड उतनी ज्यादा होगी, बस यही बोलना चाहता हूं। पॉपुलेशन ज्यादा, डिमांड ज्यादा, तो मार्केट में टोटल डिमांड फॉर अ कमोडिटी इंक्रीज हो जाएगी विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ कंज्यूमर। जैसे जैसे बंदे बढ़ेंगे, और डिक्रीज हो जाएगी अगर लोग कम हो जाएंगे तो, राइट, डिक्रीज हो जाएंगे तो, ठीक है जी। कितने पॉइंट करा दिए भाई मैंने आप लोगों को? पॉपुलेशन भी करा दिया। अब 2 रह गए, एक्सपेक्टेशन और रिलेटेड गुड। रिलेटेड गुड बड़ा पॉइंट है, इस पे चलते हैं। रिलेटेड गुड 2 तरीके की होती है, आपको पता है, सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री। तो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड कभी भी एक्सप्लेन करोगे तो आपको सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री दोनों एक्सप्लेन करने पड़ेंगे। तो आप जानते हो भाई सब्स्टिट्यूट गुड्स जैसे कि पेप्सी और कोक, मुझे लिखना पड़ेगा मान लो कि गुड एक्स और गुड वाई दोनों सब्स्टिट्यूट गुड है। तो अगर इंक्रीज हो गया प्राइस ऑफ गुड वाई तो इंक्रीज हो जाएगी डिमांड फॉर गुड एक्स, सब्स्टिट्यूट गुड है। और इसका वाइस वर्सा भी होगा। एंड अगर गुड वाई का प्राइस डिक्रीज हुआ तो मेरे दोस्त इसकी डिमांड भी डिक्रीज हो जाएगी। मतलब गुड वाई का प्राइस डिक्रीज हुआ तो जो इसकी सब्स्टिट्यूट गुड है उसकी डिमांड डिक्रीज हो जाएगी। तो पॉजिटिव रिलेशन होता है। लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की बात करूं जैसे कि कार एंड पेट्रोल, तो मान लो गुड एक्स और गुड वाई 2 कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, तो यहां पर दोस्तों एक का प्राइस इंक्रीज होगा तो दूसरे की डिमांड डिक्रीज हो जाती है। तो लिखा है देन इंक्रीज इन प्राइस ऑफ गुड वाई विल डिक्रीज द डिमांड फॉर गुड एक्स एंड वाइस वर्सा। खत्म कहानी। इस तरीके से आपको लिखना है। बहुत बेहतरीन तरीके से आपको लिख के दे दिया। ये अकेला पॉइंट पेपर में 3 नंबर का भी आ सकता है, राइट। अगला पॉइंट जो कि छठा पॉइंट है, फिर इसके बाद आपको मैं इसको याद करवा दूंगा। अगला पॉइंट है मेरे दोस्त एक्सपेक्टेशंस का, उम्मीद का, भविष्य से रिलेटेड उम्मीद का। अगर मेरे को पता लग जाए ना कल पेट्रोल महंगा होगा तो मैं आज ही अपनी बाइक की टंकी फुल करा लूंगा, क्योंकि कल तो पेट्रोल महंगा हो जाएगा यार, महंगा कौन खरीदेगा, मैं आज पेट्रोल खरीदूंगा। तो फ्यूचर का प्राइस, नियर फ्यूचर, कल या परसों की मुझे बात पता लग रही है कि कल या परसों कोई चीज महंगी होने वाली है तो मैं आज ही उसकी डिमांड बढ़ा दूंगा। तो यूं कहता हूं अगर मेरे को एक्सपेक्टेशन आ रही है कि कल कोई माल महंगा होगा तो मैं आज डिमांड बढ़ा दूंगा। कल के प्राइस बढ़ने की वजह से आज की प्रेजेंट यानी करंट डिमांड बढ़ जाएगी। तो ये ऐसे होता है एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस इन नियर फ्यूचर। नियर फ्यूचर में प्राइस के बदलने की एक्सपेक्टेशन। इफ अ बायर एक्सपेक्ट दैट प्राइस ऑफ द कमोडिटी विल इंक्रीज इन द नियर फ्यूचर, लगता है उसको कल परसों, नियर फ्यूचर का मतलब कल परसों कोई सामान महंगा हो जाएगा, तो ही विल इंक्रीज द डिमांड एट प्रेजेंट, अभी डिमांड बढ़ा देगा। अगर मेरे को लगेगा कि भाई कल तो पेट्रोल सस्ता होने वाला है तो मैं आज पेट्रोल कम डलवाऊंगा, कहूंगा कल सस्ता होगा।
कल ही डलवाएंगे, ठीक है ना, चलने लगता है। तो ये 6 पॉइंट मैंने आपको बताए हैं दोस्त। अगर आपको अच्छे से ये फैक्टर अफेक्टिंग याद करने हैं तो आप एक ट्रिक याद करो मेरे साथ, टिपर, TIPPER, ये 6 बन गए टिपर। समझाता हूं कैसे। हरे रंग का यूज करता हूं। टेस्ट का टी पकड़ो, इनकम का आई पकड़ो, प्राइस का पी पकड़ो, इस पॉपुलेशन का भी पी पकड़ लो, एक्सपेक्टेशन का ई पकड़ लो, और ये जो रिलेटेड गुड का आर है ये भी पकड़ लो, तो टिप्पर हो गए हैं। 6 फैक्टर आपको याद हो जाना चाहिए। टिप्पर टिप्पर बोल के एक बार कमेंट सेक्शन में लिख दो टिप्पर टिप्पर, ताकि आपको क्लैरिटी से याद हो जाए ये 6 फैक्टर। लेकिन हो सकता है कि तुम्हारी किताब में 6 से ज्यादा लिखे हो, तो 6 तो मैंने याद करवा ही दिए हैं, जनरली ये आपको याद होने चाहिए। लेकिन कुछ किताबों में ज्यादा भी लिखे हैं, जैसे कि वेदर और सीजन, मौसम और डिमांड को अफेक्ट करने वाली चीज है। कैसे कि सर्दियों के अंदर गर्म कपड़ों की डिमांड ज्यादा होगी, गर्मियों के अंदर ठंडे पानी की डिमांड ज्यादा होगी। तो मौसम के हिसाब से भी कुछ चीजों की डिमांड बदलती है। जैसा मौसम है, जैसा सीजन है, उस चीज की डिमांड बढ़ जाती है। गर्मियों में आते हैं ना आम, तो गर्मियों में मैंगो की डिमांड बढ़ जाती है, राइट। नेशनल इनकम, एक देश की नेशनल इनकम ज्यादा होगी तो इसका मतलब ये कि देश में अमीर लोग रहते हैं, तो यहां पर ओवरऑल डिमांड ज्यादा होगी। नेशनल इनकम कम है तो ओवरऑल लोगों की डिमांड कम है। एज सेक्स कॉम्पोजिशन, एज का मतलब एज ग्रुप, जहां पर छोटे बच्चे ज्यादा रहते होंगे, बेबी बेबी बेबी, तो वहां बेबी ऑयल, बेबी टॉयज, इन चीजों की डिमांड ज्यादा होगी। जहां यूथ ज्यादा रहता होगा वहां फैशनेबल गुड्स, कपड़े, चश्मा, जूते, इन चीजों की डिमांड ज्यादा होगी। एज की बात कर रहा हूं अभी। जहां बड़े बुजुर्ग रहते होंगे 60-70 साल प्लस लोग, तो वहां पर स्टिक से चलते हैं, उनकी डिमांड ज्यादा होगी। दवाई की डिमांड ज्यादा हो सकती है अगर उनकी तबीयत खराब है तो। सेक्स की बात करूं तो जेंडर की बात कर रहा हूं। जहां पर लड़कियां और लड़के की बात आ गई, जहां पर लड़कियां ज्यादा रहती हैं वहां पर मेकअप प्रोडक्ट्स, लिपस्टिक, पाउडर, क्रीम, इन चीजों की डिमांड ज्यादा होगी। जहां लड़के ज्यादा रहते हैं वहां पर लड़कियों की, मेरा मतलब है जहां लड़के ज्यादा रहते हैं वहां पर शेविंग क्रीम की डिमांड ज्यादा हो सकती है, राइट। हाँ, तो ये कुछ फैक्टर्स है जो मैंने एडिशनली एक्सप्लेन कर दिए हैं, आपके काम के 6 फैक्टर है, राइट। 1 मिनट, एक घुट पानी पी लूं मेरे दोस्त। हाँ तो जी कुछ और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स रह गए हैं आगे के। तो कोई बच्चा बीच में पूछ ले कि भैया क्रॉस डिमांड क्या होता है, तो एक छोटी सी लाइन है, क्रॉस डिमांड रेफर्स टू द डिमांड फॉर वन गुड रिलेटेड विद प्राइस ऑफ अनदर। जब एक कॉमोडिटी की डिमांड को दूसरी कॉमोडिटी के प्राइस के ऊपर डिपेंडेंट पाया जाता है, उससे रिलेटेड पाया जाता है, तो उसकी डिमांड को क्रॉस डिमांड बोल देते हैं। क्रॉस करेक्शन होता है बेसिकली। ऐसा रिलेटेड गुड्स के केस में देखने को मिलता है। सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री की डिमांड किसी दूसरे के प्राइस के ऊपर डिपेंडेंट रहती है, राइट। तो एक छोटा सा केस है, बस ऐसी डेफिनेशन के तौर पे पूछ लिया जाएगा। अब मैं कराऊंगा आपको टाइप्स ऑफ डिमांड। देखो दोस्तों, डिमांड 2 तरीके की होती है, ठीक है, इंडिविजुअल और मार्केट डिमांड। अब इंसानों के हिसाब से डिमांड को 2 पार्ट में क्लासिफाई किया है। एक बंदे की डिमांड को बोलते हैं इंडिविजुअल डिमांड, और मार्केट में जितने भी बायर्स हैं, जितने भी बंदे हैं, सबकी डिमांड को टोटल कर दो तो उसको बोलेंगे हम मार्केट डिमांड। मैं समझाता हूं क्या कहना चाह रहा हूं। मान लो जी, मैं यहां लिख रहा हूं समोसे का प्राइस या किसी कॉमोडिटी का प्राइस जो कि बढ़ता जा रहा है 10, 20, 30। तो एक लड़का है, अमर नाम है उसका, DA, डिमांड बाय ए। मैं लिख रहा हूं, ये कह रहा है 10 रुपए के प्राइस पर 6 समोसे, 20 रुपए के प्राइस पर 4 समोसे, 30 रुपए के प्राइस पर 2 समोसे खरीदेगा। फिर दूसरा बंदा है, इसका नाम है B, डिमांड फॉर बाउंसर, B बंदा है, ये कहता है 10 रुपए के प्राइस पर मैं 10 समोसे खरीदूंगा, 20 रुपए के प्राइस पर 5 समोसे, 30 रुपए के प्राइस पर 3 समोसे। तो ये 2 बायर है मार्केट में। मैं अज्यूम करके चलता हूं सिर्फ 2 ही बायर्स हैं, तो आई अज्यूम लेट देयर आर ओनली 2 बायर्स इन द मार्केट। असलियत में तो 500 बायर हो सकते हैं, 1000 हो सकते हैं, सबको थोड़ी लेके बैठेंगे। तो मार्केट में जितने भी बायर्स हैं इन सबकी डिमांड को प्लस कर दो, तो ए की डिमांड प्लस बी की डिमांड वो निकलकर आएगी, तो उसको बोलेंगे मार्केट डिमांड। तो मार्केट डिमांड क्या हुआ, सभी इंडिविजुअल बायर्स की डिमांड का टोटल। जैसे कि 6 और 10 16, 4 और 5 9, 2 और 3 5। ये एक ऐसी टेबल बन गई है जो मार्केट डिमांड को दिखाती है। आप बोलो भैया इंडिविजुअल डिमांड को दिखाने की टेबल क्या होती है, तो एक सिंपल टेबल बना दो जहां पर प्राइस मान लो बढ़ रहा है 10, 20, 30। डिमांड किसी का नाम मत लिखो, डिमांड मान लो पहले 6 थी, फिर 4 है, फिर 2 है, एक बंदे की डिमांड है। ये इंडिविजुअल डिमांड की टेबल हो गई, राइट। और मैं आपको बताऊं दोस्त मेरे कि इकोनॉमिक्स में
टेबल को बोलते हैं शेड्यूल। शेड्यूल बोलो या शेड्यूल बोलो, एक ही बात है। तो अब मैं आपको सिखाता हूं, डिमांड दो तरीके की होती है मेरे राज्य। एक होती है इंडिविजुअल डिमांड, तो डिमांड फॉर अ गुड बाय अ सिंगल बायर, सिंगल बायर की डिमांड को बोलते हैं इंडिविजुअल डिमांड। दूसरी होती है मार्केट डिमांड, इट इज द सम टोटल ऑफ द डिमांड फॉर अ गुड बाय ऑल द बायर्स। सभी बायर्स की डिमांड को प्लस कर दो, यू विल गेट द मार्केट डिमांड। अब इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड की टेबल भी बना सकते हैं। टेबल को मैंने बोल दिया कि स्केड्यूल बोलते हैं, लेकिन मेरे दोस्त मैंने आपको 6 फैक्टर कराए हैं टिप पर। ये 6 फैक्टर डिमांड को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं, डिमांड को कभी बढ़ा सकते हैं, कभी गिरा सकते हैं, राइट। कुछ ऐसे स्पेशल फैक्टर हैं जिससे किसी इंडिविजुअल बंदे की ही डिमांड चेंज होगी, ठीक है। जैसे मैं बोलूं पॉपुलेशन, पहले मार्केट में 4 बंदे थे, वो 4 प्लेट मोमोज खाते थे। अब मार्केट में 6 बंदे हैं, तो ये कुल मिला के 6 प्लेट मोमोज की डिमांड कर रहे हैं। तो बंदे बढ़ने से यानी पॉपुलेशन बढ़ने से पुराने बंदों की किसी भी इंडिविजुअल डिमांड पे फर्क नहीं पड़ा। तो पॉपुलेशन की वजह से इंडिविजुअल डिमांड चेंज नहीं होती। तो जो भी मैंने फैक्टर पढ़ाए हैं आपको, पेपर के अंदर क्वेश्चन आया फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड कौन कौन से होते हैं, तो टिप्पर होते हैं। 6 फैक्टर मैंने बता दिए, लेकिन पेपर में क्वेश्चन आया फैक्टर अफेक्टिंग इंडिविजुअल डिमांड कौन से होते हैं। तो दोस्त पॉपुलेशन मत लिखना, बाकी सब लिख देना। एक बंदे का टेस्ट बदलेगा तो वो अपनी डिमांड बदलेगा, उसकी इनकम बदलेगी तो वो अपनी डिमांड बदलेगा। प्राइस को देखकर एक बंदा अपनी डिमांड बदल देता है, प्राइस बढ़ेगा डिमांड गिरा देगा। एक बंदे की एक्सपेक्टेशन बदलेगी तो वो अपनी डिमांड बदल देगा। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड चेंज होगा तो बंदा अपनी डिमांड बदल देगा। पॉपुलेशन बढ़ने से और गिरने से अपनी डिमांड कोई नहीं बदलता। तो दीज आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडिविजुअल डिमांड। इसके अंदर पॉपुलेशन इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन अब एक कॉन्सेप्ट समझो, मान लो एक मार्केट में 2 लोग हैं, इसकी डिमांड है 4 प्लेट मोमोज, इसकी डिमांड है 4 प्लेट मोमोज। तो दोनों की डिमांड को टोटल कर दो, 8 प्लेट मोमोज हो गई, ठीक है जी, आ गया। ये मार्केट डिमांड है जो सभी की डिमांड को प्लस करके आता है। अब सिस्टम कुछ ऐसा हुआ, एक ही डिमांड तो 4 ही रही है, लेकिन किसी फैक्टर की वजह से, चाहे वो टेस्ट हो, चाहे इनकम हो, चाहे प्राइस हो, इसकी डिमांड 5 हो गई है। तो अब दोनों की डिमांड को प्लस कर दो, मार्केट की डिमांड 9 हो गई है। तो किसी भी इंडिविजुअल की डिमांड में चेंज आएगा तो उसकी वजह से मार्केट डिमांड की वैल्यू बढ़ जाएगी, मतलब बदल जाएगी, राइट। तो अगर आपसे कोई पूछे कि मार्केट डिमांड के फैक्टर्स बताओ, तो वो सारे होंगे जो इंडिविजुअल डिमांड के हैं, प्लस जो दूसरे थे वो भी आ जाएंगे, यानी ये फैक्टर्स, इसमें पॉपुलेशन भी आ जाएगा। तो जो नॉर्मल फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड होते हैं, टेस्ट, इनकम, प्राइस, पॉपुलेशन, एक्सपेक्टेशन, रिलेटेड गुड, पेपर में क्वेश्चन आएगा व्हाट आर द डिटरमिनेंट या फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड, कुछ भी लिख देना। पेपर में क्वेश्चन आए व्हाट आर द फैक्टर अफेक्टिंग मार्केट डिमांड, कुछ भी लिख देना। लेकिन जब क्वेश्चन आए व्हाट आर द फैक्टर अफेक्टिंग इंडिविजुअल डिमांड, तो पॉपुलेशन मत लिखना, मत लिखना, मत लिखना, ठीक है मेरे दोस्त। अब आते हैं, मैं आपको टेबल की बात बता रहा था, टेबल को बोलते हैं स्केड्यूल, राइट, इकोनॉमिक्स में। तो डिमांड स्केड्यूल की बात हो रही है। डिमांड स्केड्यूल का कॉन्सेप्ट बना हुआ है भैया, ये होता क्या है। तो ऐसी टेबल जो प्राइस और डिमांड का रिश्ता दिखाए, ऐसी टेबल जो प्राइस और डिमांड का रिश्ता दिखाए, इस टेबल को बोलते हैं डिमांड स्केड्यूल। ये दोनों डिमांड स्केड्यूल है। जो इंडिविजुअल डिमांड को दिखाए वो इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल, जो मार्केट की डिमांड को दिखाए वो मार्केट डिमांड स्केड्यूल। तो डिमांड स्केड्यूल क्या हुआ, डिमांड स्केड्यूल एक ऐसी टेबल हुई जो प्राइस और डिमांड के रिश्ते को दिखाए, और ये 2 तरीके की होती है, इंडिविजुअल और मार्केट। तो यहां पर कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है आपके लिए। पहली बात तो डेफिनेशन, डिमांड स्केड्यूल इज अ टेबल रिलेटिंग बिटवीन प्राइस एंड डिमांड फॉर अ कमोडिटी, इट शोज द नेगेटिव रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड, राइट। हाँ, ये डिमांड स्केड्यूल 2 टाइप की होती है, एक इंडिविजुअल डिमांड की स्केड्यूल और एक मार्केट डिमांड की स्केड्यूल। इनकी डेफिनेशन बनानी है ना, तो यही डेफिनेशन है। जहां पर डिमांड लिखा है यहां इंडिविजुअल वर्ड यूज कर दो, तो इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल की डेफिनेशन, और इसकी जगह आप मार्केट डिमांड वर्ड यूज कर दो तो मार्केट डिमांड की डेफिनेशन क्या बनी हुई है। इट इज अ टेबल रिलेटिंग बिटवीन प्राइस एंड इंडिविजुअल डिमांड, और इट इज अ टेबल रिलेटिंग बिटवीन प्राइस एंड मार्केट डिमांड। बस इतना सा ही अंतर है। कोई आपसे एग्जांपल पूछ ले कि इंडिविजुअल डिमांड की टेबल बनाओ, तो दोस्तों ये रही इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल, लिख देता हूं यहां पर इंडिविजुअल डिमांड, डीडी का मतलब डिमांड स्केड्यूल। और आपसे कोई पूछे मार्केट डिमांड स्केड्यूल बनाओ, तो ये रही मार्केट डिमांड स्केड्यूल। हो गया जी, हो गया जी, हो गया। ये 2 तरीके के होते हैं।
अच्छा जी, ऐसे ही मेरे दोस्त मैं आपको डिमांड कर्व पढ़ाना चाहूंगा। आप जानते हो ना डिमांड कर्व क्या होता है? ये डिमांड कर्व एक ऐसा कर्व होता है जो वाई एक्सिस पर प्राइस और एक्स एक्सिस पर क्वांटिटी दिखाता है। तो प्राइस और डिमांड में रिश्ता दिखाने वाले कर्व को, प्राइस और डिमांड में रिश्ता दिखाने वाले कर्व को डिमांड कर्व बोलते हैं, राइट। ये भी दो तरीके का होता है। अगर एक बंदे का डिमांड कर्व बना दिया तो इंडिविजुअल डिमांड कर्व, अगर मार्केट में सभी का डिमांड कर्व प्लस करके दिखा दिया तो उसको मार्केट डिमांड कर्व बोलते हैं। कैसे? मान लो जी ये इंडिविजुअल डिमांड कर्व है। अब मैं यहां पर एक ऐसा कर्व बनाता हूं, ये है जी डिमांड ए, ये है जी डिमांड बी। दो बंदों की डिमांड दिखा दी मैंने। यहां पर कोई भी प्राइस है, मान लो 10 रुपए। 10 रुपए पर ये 100 यूनिट खरीदना चाहता है और ये बंदा 200 यूनिट खरीदना चाहता है। हर बंदे की डिमांड अलग होती है, राइट। ये इतना खरीदना चाहते हैं और मार्केट में दो ही बंदे हैं, तो दोनों की डिमांड को प्लस कर दो, 100 और 200 क्या आ जाएगा? 300। तो 10 रुपए पर पूरी मार्केट के अंदर प्राइस वही है, पूरी मार्केट में 10 रुपए पर एक नया डिमांड कर्व आ गया। ये डिमांड कर्व कहलाएगा मार्केट डिमांड कर्व, जो कि सभी इंडिविजुअल डिमांड कर्व को प्लस करके आया है। पेपर में क्वेश्चन आ जाता है, मार्केट डिमांड कर्व इज हॉरिजॉन्टल टोटल, हॉरिजॉन्टल सम टोटल ऑफ ऑल इंडिविजुअल डिमांड कर्व्स। जो मार्केट डिमांड कर्व आया है वो ऐसे प्लस करके आया है, 100 और 200 प्लस कर दिया तो 300 आ गया। इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। हमने ऐसे प्लस नहीं किया कुछ, ये वर्टिकल होता है। हॉरिजॉन्टल को लेटरल भी बोल सकते हैं, लेटरल, LATERAL, आपके लिए ध्यान रहेगा। तो मार्केट डिमांड कर्व सभी इंडिविजुअल डिमांड कर्व को प्लस करके आता है। ये आपकी नॉलेज के लिए मैंने बता दिया है, ऐसे डाल सकते हो। इन दोनों को प्लस किया तो नया डिमांड कर्व ये वाला आ गया। अच्छा जी, ये डायग्राम भी हो गया। तो डिमांड कर्व क्या होता है भाई? आओ जरा डेफिनेशन पे। डिमांड कर्व इज अ कर्व रिलेटिंग बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। प्राइस डिमांड के बीच में रिलेशन दिखाने वाले कर्व को डिमांड कर्व बोलते हैं। ये दो तरीके का होता है, इंडिविजुअल डिमांड कर्व, मार्केट डिमांड कर्व। डेफिनेशन कैसे बनेगी? यही, बस यहां पर इंडिविजुअल डिमांड लगा दोगे तो इंडिविजुअल डिमांड कर्व की डेफिनेशन, मार्केट डिमांड लगा दोगे तो मार्केट डिमांड कर्व की डेफिनेशन। तो इंडिविजुअल डिमांड कर्व इज अ कर्व रिलेटिंग बिटवीन प्राइस एंड इंडिविजुअल डिमांड, और मार्केट डिमांड कर्व इज अ कर्व रिलेटिंग बिटवीन प्राइस एंड मार्केट डिमांड। दैट्स इट। कितनी आसान भाषा के अंदर डेफिनेशन थारे सामने पेश कर रहा हूं, मजा आ जाना चाहिए आपको, राइट। हाँ जी हाँ, अब फिर से इनके पीछे पड़ेंगे। सबसे बड़ी चीज यही है, फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड। आप एक बात बताओ, किसी भी कॉमोडिटी की डिमांड को बदलने वाले ये सब फैक्टर्स हैं या नहीं है? आप बोलोगे हाँ है। तो डिमांड और इन सब फैक्टर्स के बीच में कोई रिश्ता है या नहीं है? है, रिश्ता है। तो उस रिश्ते को क्या बोलेंगे? ये रिश्ता क्या कहलाता है? किसी लड़की के साथ 7 फेरे ले लो तो पति का रिश्ता हो जाता है, किसी लड़के के साथ 7 फेरे ले लो तो पत्नी का रिश्ता हो जाता है ना। पति का छोटा भाई देवर का रिश्ता होता है, मम्मी के हस्बैंड पापा का रिश्ता होता है। तो उन रिश्तों के नाम है ना। तो डिमांड और उसके फैक्टर्स के बीच में जो रिश्ता है उस रिश्ते का नाम क्या है? नाम है, इस रिश्ते को बोलते हैं डिमांड फंक्शन। डिमांड फंक्शन एक फंक्शनल रिलेशनशिप है डिमांड और उसके फैक्टर्स के बीच में। इसकी एक इक्वेशन भी लिखेंगे क्योंकि मैथ का कॉन्सेप्ट है ये। डिमांड फंक्शन इज द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड फॉर अ कमोडिटी एंड द फैक्टर्स अफेक्टिंग इट। फैक्टर्स या डिटर्मिनेंट्स कुछ भी लिख दो, राइट। इसकी इक्वेशन लिखते हैं ऐसे, देखो, डिमांड फॉर गुड एक्स इज फंक्शन ऑफ, ब्रैकेट को बोल दिया ऑफ, यहां पर इसके फैक्टर्स आ जाएंगे। आप ऐसे मत लिखना, फैक्टर का नाम लिखना। फॉर एग्जांपल डिमांड फॉर गुड एक्स, ये फैक्टर ये टिपर्स, टेस्ट, इनकम, प्राइस, पॉपुलेशन पे पीएन कर देना, एक्सपेक्टेशन, रिलेटेड गुड्स। बुक में कैसे लिखा होता है? बुक में ऐसे लिखा होता है, डिमांड फॉर गुड एक्स इज फंक्शन ब्रैकेट में प्राइस ऑफ गुड एक्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड को पी वाई लिख देंगे, इनकम को वाई लिख देंगे। आपकी मर्जी है, आप ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, जो तुम्हारा मन करे वैसे लिखो, टीचर गलत नहीं करेगा। बट कभी भी आपसे डिमांड फंक्शन की डेफिनेशन पूछी जाए तो आप इक्वेशन जरूर लिखना डेफिनेशन के बाद, तब आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तो जैसे मैंने बोला, डिमांड स्केड्यूल 2 तरीके की होती है, डिमांड कर्व 2 तरीके का होता है, डिमांड भी 2 तरीके की होती है, इंडिविजुअल और मार्केट। ऐसे ही डिमांड फंक्शन भी 2 तरीके का होता है, एक होता है इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन, एक होता है मार्केट डिमांड फंक्शन। कैसे 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 भाई साहब?
इंडिविजुअल डिमांड और उसके फैक्टर्स के बीच का रिश्ता इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन दिखाएगा। मार्केट डिमांड और उसके फैक्टर्स का बीच का रिश्ता मार्केट डिमांड फंक्शन दिखाएगा। मार्केट डिमांड फंक्शन तो ऐसा ही होगा क्योंकि मार्केट के सारे फैक्टर सेम ही होते हैं। इंडिविजुअल में बस पॉपुलेशन नहीं आता, वो हटा देना। राइट, आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। एक होता है मेरे दोस्त इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन, पेन का कलर हरा करते हैं। एक होता है मार्केट डिमांड फंक्शन। तो इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन रेफर्स टू द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल डिमांड एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग इट, राइट। एंड मार्केट डिमांड फंक्शन रेफर्स टू द फंक्शनल रिलेशन बिटवीन मार्केट डिमांड एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग इट। इनकी इक्वेशन लिखेंगे तो इस इक्वेशन में पी का मतलब प्राइस है, पॉपुलेशन नहीं है, पॉपुलेशन नहीं आता। यहां पर सारे आ जाएंगे, प्राइस भी है, पॉपुलेशन भी है, बस इस तरीके से बन जाएंगे। इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन को हम हाउस होल्ड डिमांड फंक्शन भी बोलते हैं। हाउस होल्ड डिमांड फंक्शन को शॉर्ट में ऐसे लिख रहा हूं राज्य, और इसको हम कंज्यूमर डिमांड फंक्शन भी बोलते हैं। ये जो बातें बता रहा हूं ना, ये जो एक्स्ट्रा बातें, ये काम आती हैं सीयूईटी के एग्जामिनेशन में। ध्यान रखना, सीयूईटी का जो एग्जामिनेशन होता है वहां पर माइक्रो का पेपर देना पड़ता है, राइट। अच्छा जी, अभी थोड़ी थोड़ी बातें और आपको समझाता हूं। देखो दोस्त, डिमांड कर्व के बारे में बता रहा हूं, प्लीज ध्यान रखना। ये डिमांड कर्व है, इसका स्लोप यानी इसका ढलाव नीचे गिरने वाला होता है। तो कोई आपसे पूछे डिमांड कर्व का स्लोप कैसा होता है, आप बताना डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। क्या इसके स्लोप की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल, ये ट्राइंगल है, इसका जो एरिया है इसकी वैल्यू को मैथ में कैलकुलेट कर लेते हैं। ये बॉक्स की एरिया को भी मैथ में कैलकुलेट कर लेते हैं। तो क्या किसी कर्व की शेप को कैलकुलेट कर सकते हैं? क्या स्लोप ऑफ डिमांड कर्व को कैलकुलेट कर सकते हैं क्या? जी हां, कर सकते हैं। इसका एक फॉर्मूला मैथ से डिराइव हुआ है, वो डेरिवेशन नहीं देखनी। फॉर्मूला है चेंज इन प्राइस अपॉन चेंज इन डिमांड या चेंज इन क्वांटिटी, और यहां माइनस का निशान लगा देना। माइनस का निशान यह बताता है कि डिमांड कर्व का स्लोप नेगेटिव है यानी डाउनवर्ड है। नेगेटिव का मतलब प्राइस और डिमांड में नेगेटिव रिलेशन है, ये ऐसे ही लगाया हुआ है। आ सकता है पेपर में भाई आपको प्राइस की दो वैल्यू दे दे, मान लो जी प्राइस 10 से 20 बढ़ गया, डिमांड की दो वैल्यू दे दे, मान लो जी डिमांड 100 से 50 कम हो गई। अब निकालो जी स्लोप ऑफ डिमांड कर्व कितना है, प्राइस में चेंज कितना है, डेल्टा पी। डेल्टा पी का मतलब, डेल्टा का मतलब चेंज, 20 और 10 का डिफरेंस 10 हो गया। क्वांटिटी में चेंज कितना है, डेल्टा क्यू। डेल्टा क्यू 50 और 100 का डिफरेंस 50 हो गया। सारी वैल्यूज को आप प्लस में लेके चलना, बाद में लगा देना माइनस का निशान। तो स्लोप की वैल्यू कितनी होगी भाई, मुझे नहीं पता। कम से कम इतना तो डिजर्व करता हूं मैं कि तुम कमेंट सेक्शन में मुझे स्लोप ऑफ डिमांड कर्व की वैल्यू कैलकुलेट करके बताओ। और प्लीज जो भी वैल्यू है उससे पहले माइनस का निशान लगा देना। तो कमेंट सेक्शन में आपको यह बताना है, इससे तुम्हारी डेडिकेशन भी मुझे पता चलती है। चलो भाई, बहुत देर से पढ़ रहे हैं कि डिमांड को अफेक्ट करने के ये सारे फैक्टर्स हैं, बिल्कुल सही है। अब दोस्तों इनकी बात करते हैं और एक 6 नंबर का कॉन्सेप्ट क्रैक करते हैं पेपर में जो आता है। सिर्फ इसको पकड़ लो, प्राइस को। डिमांड इन सबकी वजह से बदलती है ना, हां बदलती है। सिर्फ एक पकड़ लो, प्राइस। अगर प्राइस की वजह से डिमांड बदले, सिर्फ प्राइस की, इन सबकी नहीं, सिर्फ प्राइस की वजह से डिमांड बदले, तो उस बदलाव को बोलते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। अरे नया कॉन्सेप्ट आ गया, जी हां। क्या लिखा है, बिल्कुल हिंदी में लिखा है, यहां पर देखो। सिर्फ एक फैक्टर पकड़ा है, प्राइस ऑफ ऑन गुड। अगर डिमांड सिर्फ इसकी वजह से चेंज हो तो उस चेंज को हम चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कहेंगे। और डायग्राम से भी इसको समझाऊंगा, तो इस नाम को हम मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व भी बोलते हैं। अभी देखो कैसे। देखो जी, मैंने आपको समझाया कि अगर डिमांड सिर्फ प्राइस की वजह से बदले तो उसको चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बोलते हैं। अब मेरे को समझाने दो जरा। मैं बोलता हूं भाई, अगर प्राइस किसी कॉमोडिटी का कम हो जाए 10 से 5, तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। मान लो 50 से 100, अपनी मर्जी से कुछ भी वैल्यू लिख रहा हूं कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए। आप भी पेपर में कुछ भी वैल्यू यूज कर सकते हो, राइट। तो ये प्राइस की वजह से डिमांड में बदलाव आया है। हाँ, प्राइस वहां पर मैंने कम होता हुआ दिखाया था, प्राइस बढ़ भी सकता है असलियत में, मान लो 10 से 20। तो जब प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम हो जाती है, मान लो 100 से 50। तो ये भी प्राइस की वजह से डिमांड में चेंज आया है। इधर मैंने प्राइस बढ़ा के डिमांड गिरा दी, इधर मैंने प्राइस गिरा के डिमांड बढ़ा दी। दोस्तों जो डिमांड बढ़ रही है ना, बढ़ने को बोलते हैं एक्सपेंशन, बढ़ोतरी, एक्सपैंड, या एक्सटेंशन भी बोलते हैं, एक्सटेंड हो जाना, आगे बढ़ जाना। और जो गिरावट होती है ना, इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है सिकुड़ना, कॉन्ट्रैक्ट हो जाना, सिकुड़ जाना। कपड़े भी सिकुड़ जाते हैं, कई बार छोटे हो जाते हैं, राइट। हाँ, तो यही बात है।
मैं बोलता हूं प्राइस की वजह से अगर डिमांड में चेंज आएगा तो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बोलेंगे, लेकिन चेंज होता है दो तरीके का, या तो चीज बढ़ेगी डिमांड बढ़ी, या डिमांड गिरेगी। अगर डिमांड बढ़ी तो इस बढ़ोतरी को बोलेंगे एक्सपेंशन या एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। अगर डिमांड गिरी तो इस गिरावट को बोलेंगे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। तो आपसे कोई पूछ ले व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एक्सपेंशन ऑफ डिमांड, आप बताना इट मींस राइज इन डिमांड ड्यू टू फॉल इन प्राइस ऑफ द गुड। आपसे कोई पूछे व्हाट इज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, तो इट मींस फॉल इन डिमांड ड्यू टू राइज इन प्राइस ऑफ द गुड। बस खत्म। कितनी आसान डेफिनेशन है। इन चीजों को मैं डायग्राम के रूप में दिखाऊंगा आपको अभी। मान लो जी यहां पर मैं एक डिमांड कर्व बनाता हूं, डीडी इसका नाम रखा है, और इस डेटा को अपलोड कर रहा हूं। 10 रुपए पर 50 की डिमांड है। मान लो जी यहां 10 रुपए लिखा है, इसके नीचे 50 की डिमांड लिखा है। प्राइस कम हो जाता है, पीले रंग से दिखाऊंगा। मान लो 5 रुपए हो जाता है तो डिमांड बढ़ के 100 हो जाती है। मान लो यहां 50 से मैंने 60 कर दी, 100 नहीं करी। प्राइस कम हो गया तो डिमांड बढ़ गई। ये जो डायग्राम में डिमांड की बढ़ोतरी दिख रही है ना आपको, ये बढ़ोतरी, इस बढ़ोतरी को बोलते हैं एक्सपेंशन ऑफ डिमांड। ठीक है, लेकिन मुझे यहां पर एक नई चीज ऑब्जर्व करने को मिली। पहले डिमांड कर्व के ऊपर ये पॉइंट था, अब ये पॉइंट है। पॉइंट उछल के नीचे आ गया। जो पॉइंट नीचे आ गया ये पॉइंट मूव हो गया, मूव। तो इसलिए इसको बोलते हैं मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व। मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व। अलोंग का मतलब होता है ऑन। डिमांड कर्व के ऊपर पॉइंट उछल कूद कर रहा है, नीचे गिर गया पॉइंट, तो इसको डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व बोलते हैं। पेपर में क्वेश्चन आता है डाउनवर्ड मूवमेंट का रीजन क्या है। भाई डाउनवर्ड मूवमेंट क्यों हुआ, फॉल इन प्राइस। फॉल इन प्राइस इज द रीजन। एक्सपेंशन का या डाउनवर्ड मूवमेंट का रीजन पूछे तो फॉल इन प्राइस। दोनों सेम कॉन्सेप्ट है, बस ये टेबल से दिखा रहे हैं, ये डायग्राम और टेबल दोनों से दिखा सकते हैं, कोई नहीं। अच्छा जी यहां पर आओ, अभी थोड़ी सी और क्लैरिटी दूंगा, रुके रहना। ये मान लो डिमांड कर्व है, यहां पर कोई प्राइस है मान लो 10 रुपए के प्राइस पर 100 की डिमांड है। लेकिन दोस्त प्राइस बढ़ जाता है, 10 से 20 हो जाता है, मान लो जी 20 हो जाता है। 20 रुपए के प्राइस पर डिमांड गिर जाती है, 50 की हो जाती है। तो प्राइस के बढ़ने से ये जो डिमांड गिर गई 100 से 50 हो गई, ये कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड है। और मैंने देखा पहले पॉइंट ये था, अब उछलकर ये हो गया डिमांड कर्व के ऊपर। तो पॉइंट उछलकर ऊपर चला गया। ये जो उछलकर ऊपर गया है इसे बोलते हैं अपवर्ड मूवमेंट, ऊपर चला गया। जो ये उछलकर नीचे आया था इसे बोलते हैं डाउनवर्ड मूवमेंट। तो डिमांड कर्व के ऊपर पॉइंट उछल कूद कर रहे हैं, कोई ऊपर कोई नीचे। अगर पॉइंट नीचे आ जाए तो वो डिमांड को बढ़ा देता है, एक्सपेंशन। पॉइंट ऊपर चला जाए तो डिमांड को गिरा देता है, कॉन्ट्रैक्शन। प्लीज इस बात का ख्याल रखना। तो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड को ही मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व बोलते हैं। ये नाम डायग्राम वाला है, आपको अच्छे से पता होना चाहिए, मजा आना चाहिए बल्कि आपको। मैं ये सारी बातें आपको एक सिंगल डायग्राम पे भी करके दिखा सकता था। मान लो जी किसी चीज का प्राइस P है, क्वांटिटी Q है। अगर प्राइस कम हो जाता है P1 तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है। प्राइस कम होने से जो डिमांड बढ़ी है दिस इज कॉल्ड एक्सटेंशन, और यहां पर डाउनवर्ड मूवमेंट आ गया। लेकिन मान लो अगर प्राइस बढ़ गया, इससे ही कंपेयर कर रहे हैं, बढ़ के P2 हो गया तो डिमांड गिर जाएगी, मान लो Q2। जो ये डिमांड गिरी है ये कॉन्ट्रैक्शन है, और पॉइंट ऊपर चला गया ये अपवर्ड मूवमेंट है। तो दोनों चीजें एक ही डायग्राम पे दिखा सकते हो। ये पूरा प्रॉपर लॉ ऑफ डिमांड की तरह दिखाई दे रहा है। हाँ, लॉ ऑफ डिमांड से रिलेटेड है। तो एक कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया। भाई यही ध्यान दो, मैंने बोला डिमांड इसकी वजह से बदली तो उस बदलाव को बोलेंगे चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। अगर डिमांड इनमें से किसी वजह से बदली तो उस बदलाव को बोलेंगे सिर्फ चेंज इन डिमांड। नाम रखना था, कुछ ना कुछ नाम रख दिया। एक का नाम चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड रख दिया, एक का नाम चेंज इन डिमांड रख दिया। इन सबको क्या बोलेंगे? ये सब वो फैक्टर्स हैं जो प्राइस ऑफ ऑन गुड के अलावा हैं। तो दीज आर द फैक्टर्स अदर देन प्राइस ऑफ ऑन गुड। हाँ बताता हूं जरा, आपको अच्छे से समझाता हूं जरा। ये लो जी, मैं लिख कर लाया हूं, प्राइस ऑफ ऑन गुड को छोड़ दो, बाकी रिलेटेड गुड का प्राइस पकड़ लो, इनकम पकड़ लो, टेस्ट पकड़ लो, पॉपुलेशन, एक्सपेक्टेशन, सीजन, वेदर, एज, सेक्स, कुछ भी फैक्टर्स पकड़ लो। सारे फैक्टर्स की बात करोगे तो अगर इनमें से किसी भी रीजन से डिमांड में कोई चेंज आया तो उस चेंज को हम चेंज इन डिमांड कहेंगे। इनमें से किसी भी वजह से कोई चेंज आ गया, मैं टेबल के थ्रू दिखाऊंगा दोस्त, आपको कॉन्सेप्ट करा रहा हूं अब मैं बड़ा मस्त वाला। यहां पर एक चीज लूंगा, कॉन्सेप्ट है चेंज इन डिमांड का, राइट। मैं बोल रहा हूं किसी चीज का प्राइस चेंज हुआ ही नहीं, लेकिन उसकी डिमांड बढ़ गई। पहले 100 थी,
अब 200 हो गई, मतलब ये डिमांड क्यों बढ़ी है? क्या तो किसी की इनकम बढ़ गई होगी, या टेस्ट अच्छे हो गए होंगे, या पॉपुलेशन बढ़ गई होगी, कोई भी रीजन हो सकता है, बस प्राइस रीजन नहीं है, क्योंकि प्राइस दिखा दिया ये कांस्टेंट है। तो भाई ये डिमांड का इंक्रीज होना कहलाता है इंक्रीज इन डिमांड। ठीक है, अच्छा जी, अगर किसी चीज का प्राइस कांस्टेंट है और उसकी डिमांड कांस्टेंट प्राइस पर कम हो गई, मतलब रीजन क्या हो सकता है? किसी की इनकम गिर गई, या किसी को वो चीज पसंद नहीं आ रही, बस प्राइस रीजन नहीं है, प्राइस कांस्टेंट है। तो ये गिरी हुई डिमांड जो है ये दिखाती है डिक्रीज इन डिमांड, कि डिमांड डिक्रीज हो गई, राइट। अगर मैं लिखूंगा इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड, तो मेरे को प्राइस बदलना पड़ेगा, क्वांटिटी डिमांडेड में प्राइस बदलता है, राइट। हाँ, तो बस ध्यान रखना, यहां डायग्राम बना रहा हूं भाई। मान लो जी ये मेरा डिमांड कर्व है, इसका नाम डी रखा है। 10 रुपए पर 100 की डिमांड दिखा रहा है। एकदम से प्राइस यही है, लेकिन डिमांड 100 की जगह 200 की हो जाती है, 200 की हो जाती है, प्राइस यही है। तो एक नया डिमांड कर्व बनेगा, इसका नाम D1 बोला जाएगा। और ये देखा जा रहा है कि डिमांड कर्व शिफ्ट हो गया, खिसक गया, सीधे हाथ की तरफ आ गया। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड राइटवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व। ओके, इधर आ जाओ। मान लो जी एक डिमांड कर्व मैंने डी बनाया, 10 रुपए पर 100 की डिमांड दिखाता है, ये रहे 10 रुपए, अपनी मर्जी से कहीं भी लिख दिए, 100 की डिमांड ये रही। लेकिन पता चला, जंगल बात चली है, पता चला है कि प्राइस कांस्टेंट है, डिमांड गिर गई, 100 से 50 हो गई, तो प्राइस तो यही है। तो यहां पर एक नया डिमांड कर्व बनाओ, ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया, इसका नाम मान लो D1 लिख दिया। तो जब डिमांड डिक्रीज होती है तो डिमांड कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाता है, और जब डिमांड इंक्रीज होती है तो डिमांड कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हो जाता है। तो कोई भी आपसे पूछ ले कि यहां पर रीजन क्या था, रीजन तो दिखाई देता नहीं है, बस कुछ भी रीजन हो सकता है, प्राइस ऑफ ऑन गुड रीजन नहीं होगा, क्योंकि प्राइस हमेशा कांस्टेंट मैंने माना हुआ है। इस पूरे कॉन्सेप्ट को अगर आप एक बार में ऐसे मुझसे सीखना चाहोगे कि सर एक बार में बना दो, भाई मान लो ये डी डिमांड कर्व है, यहां पर प्राइस ये है, क्वांटिटी ये है, प्राइस ये रहा, क्वांटिटी ये रही। अगर आप डिमांड कर्व को ऐसे सीधे हाथ पर शिफ्ट करके दिखाओगे तो कांस्टेंट प्राइस पर ज्यादा डिमांड दिखाई देगी, ये इंक्रीज इन डिमांड या फिर राइटवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व हो गया। अगर इससे ही कंपेयर करो, पीछे शिफ्ट कर दो डिमांड कर्व को, तो ये बैकवर्ड शिफ्ट या लेफ्टवर्ड शिफ्ट के साथ साथ इस प्राइस पर डिमांड कैलकुलेट करो, तो नीचे आपको कम डिमांड दिखाई देगी इससे। तो डिक्रीज इन डिमांड और लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व का कॉन्सेप्ट हो गया। तो कभी भी डिमांड चेंज हो प्राइस की वजह से ना हो, प्राइस ऑफ ऑन गुड ना हो, कोई और रीजन हो, तो उसको चेंज इन डिमांड बोलेंगे। अब पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, आप भाई मेरे को सिर्फ और सिर्फ है ना ये बताओ डिक्रीज इन डिमांड के रीजन क्या है। डिक्रीज इन डिमांड मतलब डिमांड कर्व के लेफ्टवर्ड शिफ्ट होने के रीजन क्या है? एक बंदे के टेस्ट एंड प्रेफरेंस अनफेवरेबल हो गए, नहीं पसंद कर रहा भाई वो, तो डिमांड डिक्रीज कर देगा। पॉपुलेशन डिक्रीज हो गई, नहीं पसंद कर रहा वो, डिमांड डिक्रीज कर देगा, राइट। ऐसे रीजन हो सकते हैं। उसकी इनकम गिर गई नॉर्मल गुड्स के लिए, तो इनकम गिरने पे नॉर्मल गुड्स की डिमांड कम हो जाती है, राइट, तो वो डिमांड कम कर देगा। इधर आ जाओ, पेपर में क्वेश्चन आएगा इंक्रीज इन डिमांड के रीजन बताओ, यानी राइटवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व के रीजन बताओ। तो लड़कियों को गोलगप्पे बहुत पसंद आ रहे हैं, तो प्राइस वही है लेकिन ज्यादा गोलगप्पे खा रही है, टेस्ट डेवलप हो गया गोलगप्पे खाने का, या उनकी इनकम इंक्रीज हो गई, कुछ भी हो सकता है, या टोटल मार्केट में पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई, राइटवर्ड शिफ्ट हो गया। देयर मे बी मैनी रीजंस, तो वो रीजन लिखे हुए हैं भाई, ये रे रीजन। तो कॉजेस ऑफ इंक्रीज इन डिमांड या फिर कॉजेस ऑफ राइटवर्ड शिफ्ट आएंगे तो डिमांड बढ़ती हुई दिखाओ। जैसे कि डिक्रीज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में एक का प्राइस गिरता है तो दूसरे की डिमांड बढ़ गई, बस ये प्राइस ऑफ ऑन गुड नहीं है तो डिमांड बढ़ गई। इंक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड, सब्स्टिट्यूट गुड में एक का प्राइस बढ़ता है तो दूसरे की डिमांड बढ़ जाती है, डिमांड बढ़ती हुई दिखा रहे हैं हम, तो राइटवर्ड शिफ्ट होगा। इंक्रीज इन इनकम फॉर नॉर्मल गुड्स, इनकम इंक्रीज होगी तो नॉर्मल गुड की डिमांड बढ़ जाती है। डिक्रीज इन इनकम फॉर इंफीरियर गुड्स, अगर कोई गरीब होता है तो वो इंफीरियर गुड्स को ज्यादा खाता है, गरीब आदमी घटिया चीज की डिमांड बढ़ा देता है तो घटिया चीज का डिमांड का राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। लड़कियों के लिए फेवरेबल टेस्ट एंड प्रेफरेंस हो जाना, फेवरेबल की स्पेलिंग में VOU भी लिख सकते हो, VOU ही लिखना आपको। इंक्रीज इन पॉपुलेशन, पॉपुलेशन ज्यादा इंक्रीज हो गई तो डिमांड कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। और अगर बात करें डिक्रीज इन डिमांड या लेफ्टवर्ड शिफ्ट के, तो उसके उल्टे उल्टे कर देना। जैसे पॉपुलेशन का बढ़ता हुआ लिखा था तो यहां डिक्रीज पॉपुलेशन, वहां फेवरेबल टेस्ट लिखा था यहां अनफेवरेबल, और उल्टे उल्टे सारे रीजन कर दिए, तो ये कॉन्सेप्ट आ गया। देखो भाई
अगर पेपर में क्वेश्चन आया ऐसे, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, अगर ये क्वेश्चन आया कि फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड कौन कौन से हैं या डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड कौन कौन से हैं, तो आप बता देना टेस्ट, इनकम, प्राइस, पॉपुलेशन, एक्सपेक्टेशन, रिलेटेड गुड्स। कोई भी 4 फैक्टर आपको अच्छे से याद होने चाहिए। लेकिन दोस्त फैक्टर अफेक्टिंग चेंज इन डिमांड लिखा हुआ है तो आप अलर्ट रहना। चेंज इन डिमांड कॉन्सेप्ट के फैक्टर पूछे हैं, इसमें प्राइस नहीं आएगा। टेस्ट, इनकम, पॉपुलेशन, एक्सपेक्टेशन, रिलेटेड गुड का प्राइस ऑफ ऑन गुड नहीं आएगा। हाँ, चेंज इन डिमांड का कॉन्सेप्ट ही अलग था। पेपर में डिफरेंस आता है, बहुत ज्यादा पॉपुलर है, बहुत ज्यादा पॉपुलर है कि आप डिफरेंस बताओ चेंज इन डिमांड और चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड में। इसको मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व बोलते हैं और इसको शिफ्ट इन डिमांड कर्व बोलते हैं। बहुत पॉपुलर डिफरेंस है। आ जाएगा भाई, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड में डिफरेंस बताओ या चेंज इन डिमांड में, या फिर लिखा होगा आप बताओ मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व और शिफ्ट इन डिमांड कर्व में डिफरेंस। सेम सेम सा आएगा। तो पहले इसको क्रैक कर लेते हैं। चेंज इन डिमांड का मतलब होता है डिमांड का इंक्रीज और डिक्रीज होना, लेकिन प्राइस रीजन नहीं होगा, कोई दूसरे फैक्टर रीजन होंगे। तो लिखा है इट इज अ सिचुएशन वेयर डिमांड इंक्रीज और डिक्रीज ड्यू टू चेंज इन द फैक्टर्स अदर देन प्राइस ऑफ ऑन गुड। प्राइस को छोड़कर बाकी फैक्टर्स। यहां पर डिमांड का बढ़ना और गिरना रीजन होता है, लेकिन सिर्फ प्राइस की वजह से। इट इज अ सिचुएशन वेयर डिमांड राइज और फॉल ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ ऑन गुड। सिर्फ प्राइस की वजह से। बस ध्यान रखना दोस्तों, जब चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड का कॉन्सेप्ट आता है तो राइज और फॉल यूज करते हैं, इंक्रीज और डिक्रीज वाले वर्ड यूज मत करना, राइट। इसका रीजन क्या है? रीजन तो प्राइस के अलावा सारे ही हैं, तो एक दो बता दो। इट कॉजेस ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, इनकम, टेस्ट प्रेफरेंस, कुछ भी बता के एटसेट्रा लिख दो। इसका रीजन एक ही है, चेंज इन प्राइस ऑफ ऑन गुड। इसकी वजह से शिफ्ट इन डिमांड कर्व होता है, इसकी वजह से डिमांड कर्व के ऊपर पॉइंट मूव होता है, मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व। ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जो पढ़ा था ना आपने, लॉ ऑफ डिमांड से रिलेटेड था, तो इट इज रिलेटेड विद लॉ ऑफ डिमांड एंड इट इज नॉट द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड। इसका डायग्राम टेबल कुछ बना दो, इसका डायग्राम टेबल कुछ बना दो, टीचर खुश हो जाएगा। 5 डिफरेंस बताए हैं, डायग्राम टेबल में से एक बनाना है, तो आप 4 कोई भी याद कर लेना भाई, आपका काम बन जाएगा। इसी बेसिस पे कभी कभी आ सकता है इंक्रीज इन डिमांड और एक्सपेंशन में डिफरेंस बताओ। तो एक्सपेंशन का मतलब भी डिमांड का बढ़ना होता है, इंक्रीज इन डिमांड का मतलब भी डिमांड का बढ़ना होता है। लेकिन इंक्रीज इन डिमांड में डिमांड बढ़ेगी प्राइस की वजह से नहीं, प्राइस कांस्टेंट रहेगा। यहां पर एक्सपेंशन में डिमांड बढ़ेगी प्राइस के गिरने की वजह से, राइट। टेबल डायग्राम उनके यूज कर सकते हो उस तरीके से। इंक्रीज इन डिमांड को राइटवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व बोलते हैं और एक्सपेंशन ऑफ डिमांड कर्व को डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व बोलते हैं। वो देख लेना, पुराना कॉन्सेप्ट वाइसा वर्सा हो जाएगा। मैं आपको एक बात बता दूं कि भाई इस चैप्टर के अंदर जो जो नाम यूज हुए हैं, लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड को फर्स्ट लॉ ऑफ परचेज भी बोलते हैं, ठीक है। स्टेटस सिंबल गुड्स मैंने कराया था, एक्सेप्शन ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड में इसको गुड्स ऑफ ऑस्टिनेशन, ऑस्टेंटेशन या फिर वेबलन गुड्स भी बोल सकते हो। एक्सपेंशन या एक्सटेंशन एक ही बात होती है, तो ये लिखा हुआ है एक्सटेंशन। इसको इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड भी बोल देते हैं। देखो क्वांटिटी डिमांडेड लिखा हुआ है, क्वांटिटी भी लिखा हुआ है, राइट। हाँ, और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड को डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड बोल देते हैं, ठीक है। एक्सटेंशन की तरह इसका कोई दूसरा नाम नहीं है। लेकिन डिमांड कर्व में राइटवर्ड शिफ्ट हो रही है तो इसको आउटवर्ड शिफ्ट, फॉरवर्ड शिफ्ट या अपवर्ड शिफ्ट बोल देते हैं, या इंक्रीज इन डिमांड भी बोल देते हैं। लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व को इनवर्ड, बैकवर्ड या डाउनवर्ड शिफ्ट बोल देते हैं, या डिक्रीज इन डिमांड भी बोल देते हैं। ये कुछ टर्मिनोलॉजी है जो आपको पता रहनी चाहिए, किसका नाम कौन सा है, क्या किसने क्या कहा, वो बातें, राइट। हाँ जी, तो भाई एक बार मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछने की कोशिश करूं, राइट। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है दोस्त, मैंने बोला डिटेल्ड वन शॉट है तो क्वेश्चन भी होंगे इसके अंदर। व्हाट डज शिफ्ट इन डिमांड कर्व फ्रॉम डीडी टू D1 रिप्रेजेंट? ये एक डायग्राम है, यहां पर डीडी वाला डिमांड कर्व था, ये शिफ्ट हो गया D1 पे, ऐसे सीधे हाथ की तरफ शिफ्ट हो गया। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? अरे राइटवर्ड शिफ्ट हुआ है, राइटवर्ड शिफ्ट हुआ है ना। तो राइटवर्ड शिफ्ट क्या होता है? इंक्रीज इन डिमांड, ठीक है। जब कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन होता है तो डिमांड कर्व शिफ्ट नहीं होता, सेम डिमांड कर्व के ऊपर सारे चेंजेस दिखाई दे जाते हैं, राइट। और मेरे दोस्तों, जब आपसे पेपर में पूछा जाएगा रिलेटेड गुड्स को एक्सप्लेन करो, सिर्फ ये रिलेटेड गुड का प्राइस डिमांड को कैसे अफेक्ट करता है, ये लिखा आंसर। आपसे पूछा जाएगा टेस्ट एंड प्रेफरेंस कैसे डिमांड को अफेक्ट करते हैं, तो एक एक करके आप आंसर फ्रेम कर सकते हो। फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन को मैं लूं, एक्सप्लेन हाउ टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ बायर अफेक्ट डिमांड, डायग्राम भी यूज करो।
तो आप बताओगे फेवरेबल टेस्ट एंड प्रेफरेंस है तो इट विल लीड टू इंक्रीज इन डिमांड, इसको पूरा लिख देना इंक्रीज। अनफेवरेबल टेस्ट एंड प्रेफरेंस है तो इट विल लीड टू डिक्रीज इन डिमांड, ये डिक्रीज पूरा लिख देना, एरो नीचे मत बनाना। टेस्ट प्रेफरेंस क्यों चेंज होते हैं? फैशन, टेक्नोलॉजी, मूड, ट्रेडिशन, कस्टम, कुछ भी। और डायग्राम भी बना देना भाई। डायग्राम कैसे बना देना? ऐसे बनाना, ये एक डिमांड कर्व है डीडी, यहां पर कोई प्राइस और कोई क्वांटिटी कुछ भी कर दो, डिमांड कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हो गया। टेस्ट एंड प्रेफरेंस बताना ना सिर्फ, तो प्राइस यही है, क्वांटिटी बढ़ गई, क्यों? रीजन बता देना, फेवरेबल टेस्ट एंड प्रेफरेंस पूरा लिख देना, राइटवर्ड शिफ्ट, राइट। हाँ, और डिमांड कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया तो इसका भी रीजन बता देना। देखो कहां लिखा है मैंने, पीले की तरफ लगाया है, तो अनफेवरेबल टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऐसे करके बताने हैं, राइट। अगर मान लो आपसे पूछ लिया कि इनकम डिमांड को कैसे अफेक्ट करता है, तो आपको पूरा बताना है, नॉर्मल गुड्स के केस में अलग, इंफीरियर गुड्स के केस में अलग, बढ़िया से, ठीक है जी। तो ओवरऑल बता देता हूं भाई साहब, और क्वेश्चन और आंसर इनके लिखे हुए हैं, कैसा पेपर में आएगा, कैसा आपने आंसर लिखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दोस्त ये है इस पूरे चैप्टर में। लॉ ऑफ डिमांड आप करोगे, फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इंडिविजुअल डिमांड, मार्केट डिमांड का डिफरेंस, नॉर्मल गुड्स और इंफीरियर गुड्स में डिफरेंस, कॉम्प्लीमेंट्री और सब्स्टिट्यूट गुड्स में डिफरेंस। मान लो किसी भी चीज में डिफरेंस आता है तो आप एक तो लिखोगे मीनिंग, मीनिंग क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और सब्स्टिट्यूट गुड्स का, इसका एग्जांपल भी लिखोगे, है ना। कॉम्प्लीमेंट्री का एग्जांपल फोन और बैटरी, सब्स्टिट्यूट का एग्जांपल पेप्सी और कोका कोला, ऐसे कुछ लिख दोगे। फिर दोस्तों आप बताओगे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में जॉइंट डिमांड होती है, यहां पर जॉइंट डिमांड नहीं होती, कॉम्पिटिंग डिमांड होती है, यहां पर कॉम्पिटिशन चलता है दो गुड्स की डिमांड के अंदर। और हाँ, चेंज इन डिमांड और चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड का क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 4 से 6 नंबर का पेपर के अंदर आता है। मेरी तरफ से हो गया दोस्तों ये चैप्टर पूरा का पूरा कंप्लीट, फुल फ्लैश्ड, मैंने सारे कॉन्सेप्ट आपको कराए हैं। एक तीखा कॉन्सेप्ट करा देता हूं जाते जाते, तुम भी क्या याद रखोगे, सीयूईटी में बहुत काम आता है, और काफी सारे स्कूल के टीचर बच्चों को परेशान करते हैं। वो क्वेश्चन में देते हैं, मान लो जी एक इक्वेशन दी है, लिखा है क्वांटिटी डिमांड की इक्वेशन है, ऐसे लिख देते हैं, लिख दिया मान लो 100 माइनस 4p, और बोलते हैं कैलकुलेट डिमांड एट प्राइस इज इक्वल टू 20। अगर प्राइस 20 रुपया तो बताओ डिमांड कितनी होगी। तो ऐसे क्वेश्चन में कुछ खास नहीं करना होता, बच्चे परेशान मत होना भाई। अगर तुम्हें कोई भी मैथ की इक्वेशन दी हुई है तो ये इतना कुछ भारी मैथ नहीं है, जो भी इक्वेशन दी हुई है वो लिखो, 100 माइनस 4 पी है ना, पी की जगह वो लिख दो जो क्वेश्चन में लिखा है, 20 लिखा है, बस आ जाएगी वैल्यू। 100 माइनस 4 को 20 से गुणा करोगे 80, तो आंसर आ जाएगा 20 यूनिट्स की डिमांड होगी। दिस विल बी द फाइनल आंसर। ये मेरी तरफ से सलाह है आपको कि अब आप इस चैप्टर को कंप्लीट कर लो, वन शॉट इज डन। थैंक यू सो मच गाइस, लव यू ऑल, पढ़ते रहो। आपको अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का वन शॉट कब चाहिए, कौन सी तारीख को चाहिए, वो भी कमेंट सेक्शन में बता दो, तो आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का वन शॉट भी मिल जाएगा। और मुझे ये बता देना कि आपके हाफ ईयरली एग्जामिनेशन के अंदर प्रोडक्शन फंक्शन का चैप्टर आ रहा है या नहीं आ रहा होगा तो उसका भी वन शॉट दे दूंगा, ठीक है। ओके, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद, प्यार बनाए रखना, बॉन्ड बनाए रखना। थैंक यू सो मच दोस्तों, लव यू ऑल।